we start? Great. The important concept today is the classification of capital. Please pay attention. Conceptual है. And as I said, ये जो अभी हम part पढ़ेंगे छोटा सा part है, but this is going to remain with you till you become CA and most importantly in your practical life when you work as a chartered accountant. This is some basic which we are going to learn today. That is classification of capital. Pay attention. If somebody is starting the company, anyone who is starting the company wants to do business, the intentions are clear. उसमें तो किसी को दो राय नहीं है कि बिजनेस करने के लिए वो कंपनी ओपन कर रहा है. एंड टू डू अ बिजनेस यू नीड टू हैव कैपिटल. विदाउट मनी यू कैन नॉट डू द बिजनेस. And once you are opening a kind of a public limited company, that means, can I say that capital must be huge? Yes or yes? Yes. Now this capital which is being huge is actually divided into two parts. The capital of the company is majorly divided into two parts. One is called as the owned capital and another one is called as the borrowed capital. Ignore my handwriting, judge mat karna mere ko isme. Understand this, owned capital and borrowed capital. Now the word owned said that ये पैसा कंपनी का है और ये पैसा कंपनी का है मतलब वो पैसा कंपनी किसी को वापस देने वाला नहीं है. अगर मैं अपने पैसे से बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो अगर नुकसान होगा तो मेरा होगा, लेकिन मेरे को किसी और को वो पैसा देने का नहीं है. उस पैसे से मैं सिर्फ बिजनेस करेगा. ओन्ड कैपिटल. क्लियर है? एंड फिर भी अगर मुझे वो पैसा कम पड़ रहा है, मैंने अपनी सेविंग्स लगा दी, किसी से पापा से लिया, मम्मी से लिया, मैंने बिजनेस शुरू किया, लेकिन अभी भी थोड़ा बिजनेस में पैसा कम पड़ रहा है, मेरे पास ऑप्शन क्या है? आई हैव टू टेक अ लोन फ्रॉम समबडी. एम आई राइट? सो लोन जो लिया रहेगा वो तो चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? ऑब्वियसली चुकाना पड़ेगा. तो उसको बोलते हैं बोरोड कैपिटल. कंपनी को भी ये दो तरीके से अपना कैपिटल बनाना पड़ता है. उधार लेके भी बिजनेस तो कर रहे हो ना उस पैसे से, तो वो भी कैपिटल तो हुआ आपका. सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज ओन्ड कैपिटल, अनदर इज बोरोड कैपिटल. ओन्ड कैपिटल वापस आपका दो तरीके से आता है. एक होता है शेयर्स एंड दूसरा आपका होता है योर रिजर्व्स. शेयर्स वापस दो टाइप में डिवाइड होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. बॉटम लाइन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कंपनी जब शुरू करना है, कंपनी को पैसा चाहिए. कंपनी का पैसा आएगा कहां से? सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है कंपनी के लिए? इज दिस टू थिंग्स. विच टू थिंग्स? ओन्ड कैपिटल का शेयर्स एंड रिजर्व्स. रिजर्व्स तो तब होगा जब आप रिजर्व रखोगे, जब बिजनेस करोगे उसमें से सेविंग होगा ना. रिजर्व का अदर वर्ड होता है सेविंग्स. सेविंग तो कब होगा? जब बिजनेस करेगा तो कुछ सेव कर पाएगा ना उसमें से. क्लियर है? आपके पास सबसे पहले बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन बचा है? इश्यू द शेयर्स एंड इनवाइट पीपल टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी. अब इसमें दो टाइप के शेयर्स होते हैं. एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स. व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स? Equity shares are the most ordinary type of shares. Most ordinary. Whenever we use the word share, that means word equity is sticking to it by default. आज सवेरे मैंने रिलायंस कंपनी के 200 शेयर्स खरीदे. कौन से शेयर्स खरीदे? इक्विटी शेयर. आज दोपहर को मैंने टाटा कंपनी के 500 शेयर्स बेच दिए. कौन से शेयर्स बेच दिए? शेयर्स बोला मतलब इक्विटी हुआ, उतना मान के चलो. It is that ordinary type of shares. Clear है? Equity shares. जिसपे आपको क्या मिलेगा? अगर आप लोगों ने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, what you will get in return? Dividend. Dividend का मतलब क्या होता है? Part of profit distributed among the shareholders. इसके लिए आपने equity shares लिया था? Yes or yes? Yes. But then there are certain investors who are very cautious. They don't want to get their money into this kind of the gambling. पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, डिविडेंड आएगा नहीं आएगा, कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा. There are certain investors, they are very cautious.
दे आर वेरी चूजी। उसके लिए कंपनी ऑफर करता है एक नया टाइप का शेयर, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। The only major difference between this two type of shares, equity share में dividend is not fixed, it keeps on fluctuating, more profit more dividend, less profit less dividend, no profit no dividend. Whereas in case of preference shares, dividend amount is fixed, dividend percentage is fixed rather. Clear है? अब डेफिनेटली इक्विटी शेयर महंगा होगा या प्रेफरेंस शेयर महंगा होगा? हैज टू बी प्रेफरेंस शेयर। इतना तो कॉमन सेंस बनता है अपने को। क्यों महंगा होगा? क्योंकि उसमें आपको प्रेफरेंस दिया हुआ है, योर डिविडेंड इज फिक्स्ड, irrespective of the profit fluctuation, your dividend is fixed. Another preference you get, that's why the word sticked is preference. The second preference which you get is whenever company makes profit and whenever company is going to distribute the dividend, the first dividend will be paid to whom? Preference. You have a preference over equity shareholders. And another thing, second advantage, that in case of company gets wind up, company बंद हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है बेटा? सेकंड लास्ट पेज. The another advantage which preference shareholder gets is that when the company is going to wind up, जब कंपनी बंद होगा तब सबको पैसा वापस चुकाया जाएगा, हाँ या हाँ? वहां पे भी उनको इक्विटी शेयर होल्डर के पहले प्रेफरेंस होता है, दैट इन केस जब अगर शेयर होल्डर को पैसा वापस देना पड़ेगा, सब कुछ चुकाने के बाद शेयर होल्डर को मिलता है, तो सब कुछ चुकाने के बाद जब शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा तो वो पैसे में भी पहले किसको मिलेगा? दे हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आल्सो. So there are total three major difference. One, dividend is fixed. Second, they get dividend paid prior to the equity shareholder, and in case the company goes into liquidation, they will get their capital back before the equity shareholders get their capital back. प्रैक्टिकल सिनेरियो में ऐसा कभी होने नहीं वाला है. प्रैक्टिकल सिनेरियो में शेयर होल्डर को पैसा कभी मिलता नहीं है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर मतलब ओनर्स ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी ने नुकसान किया है तो ओनर का अधिकार तो सबसे आखिरी में आएगा ना भाई, बाकी सब उधार वालों को पहले चुकाया जाएगा ना. और थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो कंपनी बंद क्यों होता है? व्हेन अगेन लायबिलिटीज आर मोर एंड एसेट्स आर लेस, मतलब जितना भी एसेट्स है वो बेच के उधार वाले को हम पूरा नहीं दे पा रहे हैं तो ओनर के हाथ में तो कुछ आने का तो सवाल ही नहीं आता. बट लॉ में उसको डिफाइन किया हुआ है कि इन केस कभी ऐसा सिचुएशन आ गया तो भी यू हैव अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स. बात समझ में आया? यस और यस. अब ये दो तरीके से आप पैसा जमा कर सकते हो. इक्विटी शेयर इश्यू किया, प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया, एंड उसके बाद कंपनी उससे प्रॉफिट कर दी गई. अब जब कंपनी प्रॉफिट करता है ना तो कुछ पैसा बचा के रखता है. कंपनी इज नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट एवरी ईयर. कंपनी इज गोइंग टू कीप सम अमाउंट रिजर्व फॉर द फ्यूचर. तो जो फ्यूचर में हर साल अपन थोड़ा 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 पैसा रखते जाते थे, पता चला 15 साल के बाद वो ही आपका 200 करोड़ हो गया है रिजर्व फंड. एंड 15 साल के बाद आपको कुछ कंपनी में अनदर कैपिटल का जरूरत पड़ा विच इज इक्विवेलेंट टू अराउंड नियरली 200 करोड़. तो आप 200 करोड़ के नए शेयर इश्यू करोगे या आपका रिजर्व फंड यूज करोगे? लॉजिकली रिजर्व फंड यूज करेंगे हम लोग. बात समझ में आ रहा? सो वो भी तो आपका कैपिटल हुआ कि नहीं हुआ? यस और यस. यस, 200 करोड़ कंपनी में आया, कहां से आया? रिजर्व में से आया. क्लियर है? बात समझ में आ रहा? तो ये दोनों तरीके से जो भी पैसा आएगा, दिस इज कंपनीज ओन्ड कैपिटल. दिस कंपनी इज नेवर एवर गोइंग टू पे बैक रिफंड टू एनीवन. फिर भी अगर पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है, द अनदर थिंग विच यू लेफ्ट विथ इज दैट you have to borrow the money from people. Now as I said, some are very kind of जुआरी टाइप ऑफ दिमाग, गैम्बलर टाइप है, उन्होंने इक्विटी शेयर ले लिया. जो अपने आप को थोड़ा डेढ़ शाना समझते हैं, उन्होंने कौन सा शेयर खरीदा? प्रेफरेंस शेयर खरीदा. बट देन देयर आर पीपल नाउ सेड मेरे साथ शेयर का बात ही नहीं करने का, मैं शेयर में इन्वेस्ट ही नहीं करता, मेरा पापा ने मेरे को नहीं सिखा. पापा ने बोला शेयर मार्केट में कभी पैसा डालने का नहीं, उससे अच्छा अपन इंटरेस्ट लेने का, बैंक में पैसा डालने का. बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखेगा तो आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है कि इंटरेस्ट मिलता है? अब मेरे को इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है, तो कंपनी उसको भी नया स्टिकर लगा के देता है.
क्या बात कर रहा है, अपने पास ऐसा भी है, तुम खाली हमारे पास पैसा रखो फिक्स डिपॉजिट के जैसा, हम आपको पैसा वापस दे देंगे। लिख के देता हूं, बैंक क्या करता है, लिख के ही तो देता है ना, एक रिसिप्ट देता है ना आपको कि आप 5 साल का लिए पैसा रखो, 5 साल के बाद ये तारीख को आके पैसा लेके जाना, और तब तक जब तक हम आपको पैसा नहीं देते हैं आपको हर साल इतना इंटरेस्ट मिलेगा। सेम टू सेम कंपनी आपको लिख के देता है, लेकिन उसके ऊपर स्टिकर लगा था, थोड़ा नया सोफिस्टिकेटेड वर्ड, डिबेंचर। तो कंपनी ने क्या इशू किया आपको फिर, डिबेंचर। डिबेंचर इशू करके भी आपने और 25-50 करोड़ जमा कर लिया, दैट इज ऑल्सो योर कैपिटल और नॉट। अच्छा, डिबेंचर इज ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल। कंपनी प्रॉमिस करता है लंबा चौड़ा, 10 साल 15 साल 20 साल के लंबे लंबे डिबेंचर इशू करता है। एंड देन यू आर फ्री, भाई जब तक 20 साल तक कंपनी को पैसा दिया है, 20 साल तक मेरे को तो इंटरेस्ट आते रहेगा, एंड 20 साल खत्म हुआ तो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, आप जाओ लास्ट बेंच पे जाओ, यू शुड बी सॉरी बट जाओ। आपको तो आता होगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर सब, आप रोज परचेस करते होंगे इसको या इश्यू करते होंगे, नहीं? So by issuing debenture also company gets some capital. Say for example another 20, 30, 40, 50 crore company has taken it. But mind well, ये जो 40-50 करोड़ कंपनी ने जो जमा किया है जिससे कि वो बिजनेस करेगा, लेकिन ये 40-50 करोड़ कंपनी को कुछ साल के बाद वापस तो देना ही पड़ेगा। That's why this capital is called as borrowed capital. Borrowed capital पे इंटरेस्ट पे करेंगे, डिविडेंड पे नहीं करेंगे, और वो पैसा जो भी प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस के बाद वापस करना पड़ेगा। There is another way of taking money. There is another way. Directly, एक वर्ड आता है called as public deposit. ये डिबेंचर वर्ड भी नहीं चाहिए मेरे को। Somebody is pre-decided कि नहीं मेरे को फिक्स डिपॉजिट ही करने का है। कंपनी से हम लोग डिपॉजिट भी तो लेता है, बट डिपॉजिट में गवर्नमेंट ने थोड़ा रिस्ट्रिक्शन डाला है। यहां पे मैक्सिमम यू कैन टेक द डिपॉजिट ओनली फॉर 3 years, 36 month इज ऑन द हायर साइड। डिबेंचर इज फॉर लॉन्गर पीरियड, राइट? उसमें पैसा उधार लिया, लंबे समय के लिए लिया, 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल। बट यहां पे डिपॉजिट के नाम से अगर आप पैसा ले रहे हो, देन गवर्नमेंट ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया, बोला आप यू कैन नॉट टेक द डिपॉजिट फॉर मोर देन 36 month, 3 साल में पैसा वापस देना पड़ेगा। मतलब कैन आई से इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इनटू दिस। जो लंबे समय तक पैसा नहीं रखना चाहते हैं, जिसको पैसा घुमाने का है साल 2 साल, अगेन इट इज नॉट दैट इट इज फिक्स फॉर 36 month, कंपनी इज ऑफरिंग फॉर मिनिमम फॉर 6 month। आप 6 महीने के दे दो पैसा, 12 महीने के लिए दे दो, 1 साल 1.5 साल 2 साल, मैक्सिमम इज 3 year। अगेन दैट चॉइस इज गिवन टू यू, आप कितने महीने के लिए कितने साल के लिए पैसा रखना चाहते हो। उसमें भी क्या होगा, कंपनी लिख के देगा, अभी उसके ऊपर डिबेंचर का स्टिकर मारा रहेगा कि डिपॉजिट का स्टिकर मारा रहेगा। डिपॉजिट, तू खुश रहे भाई, मेरा काम है तेरी जेब से पैसा निकल के मेरी जेब में आना चाहिए, तेरे को जो स्टिकर पसंद है वो लगा दो। जो जन्म से गैम्बलर है उसको इक्विटी शेयर का स्टिकर मारा, जो अपने आप को डेढ़ झाना समझता है उसको प्रेफरेंस शेयर का स्टिकर मारा, जिसको इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है उसको डिबेंचर का स्टिकर मारा, जिसको डिपॉजिट का वर्ड ज्यादा पसंद है उसको डिपॉजिट का स्टिकर मारा। अल्टीमेटली कंपनी इज टेकिंग मनी फॉर द बिजनेस, एंड इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, लास्ट में आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा, टेक बैंक लोन। बैंक से लोन ले लो और क्या करेगा। अब बैंक में लोन लेगा तो कुछ तो मॉर्गेज रखना पड़ेगा, आपको गिरवी रखना पड़ेगा, विदाउट विच द बैंक वोंट गिव यू मनी, बट यस दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन विथ यू। बॉटम लाइन, ये जितने भी तरीके हैं इससे आपका कैपिटल बनेगा। कंपनी शुरू करना है, आपके पास 2 रास्ते हैं, एक खुद का पैसा, दूसरा उधार का पैसा, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल।
owned capital can be taken in two ways. Which two ways? By issuing shares and using reserve fund. Shares again are of two type, equity shares and preference shares. Coming to the borrowed capital तीन टाइप का. कौन सा है? डिबेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट है एंड बैंक लोन्स है. समझ में आया? यस और यस? यस सर. एग्जैक्टली. तेरे हिसाब से किसको मिलना चाहिए? डिबेंचर में भी ना, अभी अपने को अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट पार्ट जो भी बोलो, डिबेंचर के भी टाइप्स होते हैं. सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर. हम लोगों ने सलोमन वर्सेस सलोमन में एक केस पढ़ा, दैट ही वाज हैविंग चार्ज ऑन एसेट करके वर्ड लिखा था, याद है? चार्ज ऑन एसेट मतलब क्या हुआ? इट इज सिक्योर्ड डिबेंचर. वो भी आपने कौन से डिबेंचर लिए हैं उसके हिसाब से आपका प्रायोरिटाइज होगा. अगर आपने अनसिक्योर्ड डिबेंचर लिया है तो आपसे पहले सिक्योर्ड वाले को मिलेगा. दोनों ने डिबेंचर लिया है, बट आपने अनसिक्योर्ड लिया, इसने सिक्योर्ड डिबेंचर लिया, तो पहले किसको मिलेगा? सिक्योर्ड वाले को मिलेगा. बैंक तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मॉर्गेज करके ही ले रहा है, तो बैंक का पैसा तो ऐसे भी सुरक्षित है. डिबेंचर वाले को भी ऑप्शन था कि आपको भी कुछ मॉर्गेज रखवाना है तो रखवा लो, लेकिन चॉइसेस थे आपके पास, तो आपने उस तरह से लिया है. तो जो सिक्योर्ड है उसको पहले मिलेगा, अनसिक्योर्ड को बाद में मिलेगा. एंड पब्लिक डिपॉजिट में भी है, सब क्रेडिटर मिलेगा सबको, लेकिन एसेट्स के सामने. अगर इतनी बुरी कंडीशन है कि हम किसी को पैसा ही नहीं दे पा रहे, एसेट्स बचा ही नहीं है, दैट मीन्स ये तो कुछ बड़ा फ्रॉड हुआ है फिर तो. अदरवाइज तो ऐसा होगा नहीं. And there are certain things which are being mortgaged with the bank, that asset you cannot sell anyways. So अगर कंपनी बंद हुआ, सबसे पहले बोरोड वाले को पैसा मिलेगा. ये तो क्लियर है. बोरोड में हिज क्वेश्चन इज कि पहले किसको मिलेगा? ऑब्वियसली बैंक को पहले मिल जाएगा. सेकंड किसको मिलेगा? डिबेंचर होल्डर. वो भी कौन से डिबेंचर होल्डर? जो सिक्योर्ड डिबेंचर है. क्लियर है? एंड उसके बाद जो मिलेगा दैट विल बी टू द पब्लिक डिपॉजिट एंड अदर डिबेंचर होल्डर्स. Clear? Now the real question comes. I wanted to start my company. Please pay attention. I wanted to start my company. I have gone through all the legal paperwork, documentation, legal formalities to take the official certificate of incorporation from the company registrar. भाई मुझे मेरा कंपनी शुरू करने का है. जब कंपनी शुरू करने को जाएगा ना, तो गवर्नमेंट मेरे को पूरा जांचेगा, परखेगा, समझेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है इसका, इसको क्यों कंपनी ओपन करने का, ऑब्जेक्ट क्या है. तो मैंने मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सब डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए हैं. सब कंप्लीट होने के बाद मुझे पूछा जाएगा, मेमोरेंडम में एक कॉलम लिखा होगा ऑथोराइज कैपिटल करके, कि आपको कितना कैपिटल चाहिए. आपके पास तो है नहीं, आपका ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा कंपनी ओपन करना चाहते हो, तो आप कितना कैपिटल लगाओगे इस कंपनी में. देन एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, मे बी टुडे माय रिक्वायरमेंट इज 100 crore, से फॉर एग्जांपल टुडे माय रिक्वायरमेंट इज 100 crore, बट मे बी आई हैव टू लुक एट द फ्यूचर ऑल्सो. डाउन द लाइन मुझे और पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी. से फॉर एग्जांपल मैं बोल के लेता हूं मेरे को 500 करोड़ का जरूरत है, लेकिन अभी नहीं, लेकिन मेरे को आने वाले कंपनी के लाइफ टाइम में मेरे को 500 करोड़ का कैपिटल बनाएगा कंपनी. टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ 20 crore. आई मे इश्यू शेयर्स ऑफ मे बी अनदर 100-150 crore, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माई कंपनी विल रीच द लेवल ऑफ 500 crore का कैपिटल. ऑब्वियसली अगेन ये जो भी मैं लिखा है वो भी गवर्नमेंट चेक करेगा, इसकी औकात है क्या 500 करोड़ लेने की. जीरो लगाने में किसका पैसा जाता है? ऐसा करके मैं जीरो ऐड नहीं कर सकता. अरे 500 के एक काम करना, एक मिंडी और लग, 5000 करोड़ लिखना चलेगा. तो ऐसे गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है. आप जितना भी कैपिटल लिख रहे हो, कंपनी विल चेक दैट वेदर यू आर कैपेबल ऑफ रनिंग दिस काइंड ऑफ द बिजनेस और नॉट. वो वापस एक अलग केस है पूरा, कि वो कंपनी गवर्नमेंट किस तरह से चेक करेगा कि भाई आपकी उतनी औकात है कि नहीं है. अब मान के चलो आपको मिल गया, सैंक्शन हो गया. कितने का अमाउंट सैंक्शन किया आपके लिए? 500 करोड़. ट्रस्ट मी, ये है, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं. आपका जो फर्स्ट होगा उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल. क्या बोलते हैं इसको? ऑथोराइज्ड कैपिटल.
ऑथोराइज कैपिटल को अदर वर्ड में रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। मतलब इतना पैसा आपने गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवा लिया कि इन द फ्यूचर आई मे हैव कैपिटल ऑफ दिस मच मनी, दैट इज 500 करोड़। से फॉर एग्जांपल इन आवर केस इट इज 500 करोड़। लेकिन 500 करोड़ का जरूरत आज नहीं है। पंत प्लीज पे अटेंशन। तुम लोग आओ ही मत लेक्चर के लिए, शर्म आना चाहिए तुम लोग को। तो तुम्हारे लिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों सीए फाउंडेशन कर रहे हैं तुम लोग? हर लेक्चर में आके फाइन ट्यूनिंग करो क्या तुम लोग का? मैं कि भूलो मत तुम 12th में नहीं हो, सीए फाउंडेशन के लेक्चर में हो, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। भारत के करोड़ों स्टूडेंट में से कुछ ही लोग सीए कर पाते हैं। वही डिफरेंस होता है एटीट्यूड एंड अप्रोच का। So once you take the sanction from the government before starting the company in your memorandum and government sanction, okay, you are authorized to collect 500 crore from public. When government has authorized you, company registrar, Ministry of Corporate Affairs has given an authorization of that. That 500 crore becomes your authorized capital. But as I said, 500 crore मेरे को अभी चाहिए नहीं। अभी मैं कितने के शेयर इश्यू करने वाला हूं? से फॉर एग्जांपल 100 करोड़। मैं 100 करोड़ के शेयर इश्यू करूंगा, सो दैट इश्यूड कैपिटल बोला जाएगा उसको। क्या बोला जाएगा उसको? इश्यूड कैपिटल। वो कितना है? 100 करोड़। अगर 100 करोड़ मेरा इश्यूड कैपिटल है तो अनइश्यूड कितना हुआ? मैथमेटिकल कैलकुलेशन उतना तो बेसिक समझता है सबको, हाँ या हाँ? यस और यस। अभी जो अनइश्यूड है उसका बात नहीं करेंगे हम लोग, फोकस ऑन इश्यूड कैपिटल। मैंने आईपीओ निकाला 100 करोड़ का। अब जब 100 करोड़ का आईपीओ निकालता हूं मैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वॉट एवर यू से, पीपल हैव नॉट ट्रस्टेड मी इनफ, बट 100 करोड़ के सामने 90 करोड़ के शेयर इश्यू हो गए मेरे। मतलब पब्लिक ने कितने के शेयर्स परचेस किए? 90 करोड़ के। अब ये परचेस किया इज अगेन नॉट अ राइट वर्ड, अगेन लॉ में उसके लिए एक अलग वर्ड है, कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड। क्या बोलते हैं इसको? सब्सक्राइब्ड। तो मैंने शेयर इशू किया 100 करोड़, लेकिन मेरे पास एक्चुअल कैपिटल आया कितना? 90 करोड़। सो 90 करोड़ इज कॉल्ड एज माय सब्सक्राइब्ड कैपिटल। समझा के समझा? कितना आया? 90 करोड़ अगर सब्सक्राइब्ड है तो कैन आई से 10 करोड़ इज व्हाट? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। समझ में आ रहा है? हाँ या हाँ? दैट इज माय अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभी कहानी में ट्विस्ट आगे और आता है। जब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल मेरा 90 करोड़ है, लेकिन मैंने जब शेयर इश्यू किया तब मैंने पब्लिक को बोला था, हाँ 10 रुपए का शेयर पे 10 रुपया मत दो, अभी 5 रुपया दो, 5 रुपया में बाद में मंगा लेगा आपसे। लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। 10 रुपए के शेयर के हिसाब से 90 करोड़ के शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, हाँ या हाँ? लेकिन मैंने आपको जब शेयर इशू किया था तब आपको क्या बोला था? यू पे ओनली 5 रुपीज टूडे, 5 रुपीज लेटर ऑन। इंस्टॉलमेंट दिया है आपको, हाँ या हाँ? यस और यस। मतलब मैंने मंगाया कितना? 5 रुपीज, मतलब 45 करोड़ मंगाया मैंने। यस और यस। ये मंगाया मंगाया बोलेगा तो अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए एक अलग से वर्ड है कॉल्ड एस कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? कॉल्ड अप कैपिटल। मेरा कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? समझा के समझा? तो अनकॉल्ड अप कितना होगा? मतलब अनकॉल्ड अप है तो उसको मैं फ्यूचर में कॉल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? हाँ या हाँ? बात समझ में आ रहा है? सो दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड अप कैपिटल। अभी कहानी में ट्विस्ट और आता है। अब ये जो मंगाया था 45 करोड़ मेरे बैंक में आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? हाँ या हाँ? क्योंकि आपने शेयर परचेज किया, राइट? सब्सक्राइब किया है। यू विल पे मनी और नॉट? 5 रुपए के हिसाब से आप लोग पैसा दोगे कि नहीं दोगे? दोगे। लेकिन पंत जैसे भाई साहब है ना, इनको खाली ऑटोग्राफ करने को अच्छा लगता है, बैंक में पैसा नहीं है। इसका चेक बाउंस होगा?
यस और यस, हो सकता है ना बहुत से लोगों का ड्यू टू सर्टेन जेन्युइन रीजन चेक बाउंस हो गया। अब जब चेक बाउंस हो गया तब टोटल क्या पता चला, 45 करोड़ के सामने ओनली 42 करोड़ बैंक में आया, 3 करोड़ के चेक बाउंस है। तो जब मेरे अकाउंट में जितना पैसा आया कहना इसे उतना ही पेड हुआ है, यस और यस। तो जितना पेड हुआ है उसको क्या बोलेगा, पेड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, पेड अप कैपिटल। 45 करोड़ में से कितना आया अपने पास, 42 करोड़ आया, तो 3 करोड़ क्या हो गया, अनपेड अप कैपिटल। समझा कि नहीं, यस और यस, हेलो, क्लियर है, कहां, यस, पेड अप वापस समझाऊं, ओके। 90 करोड़ के शेयर्स सब्सक्राइब हुए, लेकिन एक्चुअल 90 करोड़ तो मेरे पास नहीं आने वाले थे क्योंकि मैंने इंस्टॉलमेंट दिया है, मैंने 5 रुपया बोला था। सो एक्चुअल मेरे अकाउंट में कितना आना चाहिए, 45 करोड़ आना चाहिए था, यस और यस। मतलब मैंने मंगाया कितना पब्लिक के पास से, आई कॉल्ड अप हाउ मच, 45 करोड़। बट 45 करोड़ के जब मैंने चेक डिपॉजिट किए तो उसमें से कुछ चेक बाउंस हो गए। एग्जाम्पल के रूप में बोला है कि 45 में से 3 करोड़ के चेक बाउंस हो गए। मेरे अकाउंट में कितना पेड हुआ, हाउ मच इन एक्चुअल कंपनी रिसीव्ड इन द बैंक अकाउंट। तो जितना बैंक अकाउंट में आया इज कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल। है कितना तेरे खाते में वो बात करना, तो 100 करोड़ 500 करोड़ का बात मत कर, कितना है तेरे खाते में वो बात कर। हाउ मच, 42 करोड़ इज योर पेड अप कैपिटल। सो 3 करोड़ क्या हुआ, अनपेड अप कैपिटल, बरोबर ना। पेड नहीं हुआ ना तो अनपेड बोलेगा कि नहीं बोलेगा। और उसके लिए दूसरा एक वर्ड है कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स करके वर्ड आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, आउटस्टैंडिंग है, येट टू बी रिसीव्ड कैन आई से। जब आएगा तब उसको हम लोग पेड अप में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन अभी उसका स्टेटस क्या है, एरियर्स में है, कॉल इन अरियर्स। कॉल किया है लेकिन पैसा आया नहीं है, पैसा पेड हुआ नहीं है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। समझ में आया स्टोरी सबको। कितने टाइप की क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल हम लोगों ने पढ़े, कुछ समझा। स्टार्टेड विथ ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पेड अप कैपिटल, अनपेड अप कैपिटल और कॉल्स इन अरियर्स। समझा के समझा। एंड लास्ट फाइनली हम लोग ने एक चीज ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया विच इज कॉल्ड एज रिजर्व्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको, रिजर्व्ड कैपिटल। ये तो जब कंपनी बिजनेस करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स ये बिल्टअप होगा, वो भी आपका एक कैपिटल है जो आप रिजर्व करके सेविंग करते जा रहे हो, वो भी आप एज अ कैपिटल यूज कर पाओगे। क्लियर है, समझा के समझा, हाँ सर। 90 करोड़ के शेयर इश्यू नहीं हुए हैं, उसने इश्यू 100 करोड़ ही किया है, बट पीपल सब्सक्राइब्ड ओनली फॉर 90 करोड़। आप समझा नहीं, इंस्टॉलमेंट नहीं देगा, आज की डेट में कोई इंस्टॉलमेंट देता ही नहीं है, ये लॉ में प्रोविजंस है। इतने टाइप के कैपिटल आपके लॉ में क्लासिफाई करके दिए हैं। 1970s 1980s इंडिया वाज नॉट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री, ये तब के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तब से लॉ में डिफाइन करके रखा है। वो टाइम पे सिस्टम था कि शेयर के ऊपर 5 रुपया मंगाते थे, बाद का 5 रुपया भी वो लोग 5 रुपया करके नहीं मंगाते, 2 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया ऐसा करके, उसमें भी 3 इंस्टॉलमेंट होते थे 5 रुपये के भी। दैट वॉज द टाइम। लेकिन उसको लॉ में डिफाइन तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा कि दिस इज कॉल्ड अप कैपिटल, दिस इज अनकॉल्ड अप कैपिटल एंड ऑल सच थिंग्स। अगेन आपको और एक चीज बता दूं, लॉ के हिसाब से आप जितना शेयर इश्यू करते हो उसका मिनिमम 90% हैज टू बी सब्सक्राइब्ड। इफ इट इज लेस देन 1% ऑफ 90, the law says you cannot keep the money, give it back। 89.9 का भी कैपिटल आया मेरे पास, नहीं आया ना, इतना 0.1 नहीं आया ना, द लॉ सेज सॉरी तेरी औकात नहीं है बिजनेस करने की, गिव ऑल मनी रिटर्न। एंड मैं वापस शेयर इश्यू नहीं कर सकता कुछ सालों तक। दैट मीन्स पीपल हैव नो इनफ फेथ
in your company, you cannot take the money. So minimum is 90%. 90% तो आना ही चाहिए सब्सक्रिप्शन. उसके नीचे आया तो फंस गया तू. एंड उसके लिए देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज अंडरराइटिंग एग्रीमेंट. यहाँ पे बैंक आके गारंटी लेता है. अब समझो मैंने कंपनी ओपन किया, मैं 100 करोड़ के शेयर इशू करने को जा रहा हूँ, लेकिन मैंने इतना कंपनी शुरू करने के लिए मैंने 2 साल 3 साल इतना मेहनत किया, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज, ये वो 17 चीज किया, आईपीओ निकालने के लिए अलग से मगजमारी किया. लेकिन अभी मेरे को वो एक 15 दिन का टाइम है कि 15 दिन में मेरे को 100 करोड़ का कैपिटल जमा हो जाना चाहिए. पीपल शुड सब्सक्राइब. मेरे को 15 दिन नींद आएगा क्या? मेरे को बता. टेंशन है, क्योंकि मेरे इतना 3-4 साल का मेहनत सब पानी में चला जाएगा अगर ये 15 साल में अगर मैंने 90 करोड़ मिनिमम अगर कलेक्ट नहीं किया तो. So here bank comes into the picture. Bank says Pankaj Mehta, you sleep, don't worry, we are there to help you. कितना पैसा चाहिए हम लाके देते हैं आपको. एग्रीमेंट बनता है between Pankaj Mehta's company and that bank. बैंक undertakes guarantee. कितना चाहिए? 100 करोड़, 150 करोड़, 250 करोड़ हम लाके देता है तुमको. Obviously we will charge commission on that. तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ? You will be happily paying him commission or not? तुम्हारा काम तो हो गया ना भाई. तुम्हारा काम क्या था? तुमको कंपनी के लिए 100 करोड़ चाहिए था कि नहीं चाहिए था? बैंक गारंटी दे रहा है ना आपको. दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज अंडरराइटिंग एग्रीमेंट. बैंक टेक्स चार्ज. अगर कुछ कम पड़ा ना, हम खुद पैसा डालेंगे इसमें, लिख के देता है बैंक उसको. ये एक बात अलग है. वाई बैंक विल राइट ऑल सच थिंग? ऑब्वियसली बैंक को कमीशन मिल रहा है. एंड सेकेंडली बैंक भी आपको जांचेगा, परखेगा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए. बैंक किसके पास से पैसा लाएगा? ऑब्वियसली अपने क्लाइंट के पास से लेके आएगा. बैंक के पास लाखों अकाउंट होल्डर्स हैं, लाखों इन्वेस्टर्स हैं उनके पास. वो लोग उनका पैसा आपके कंपनी में इन्वेस्ट करवाएंगे. तो बैंक का भी तो रेपुटेशन इज एट स्टेक और नॉट. कल को आपका कंपनी डूब गया तो पैसा किसका डूबा? उस बैंक के अकाउंट होल्डर का डूबा. That account holder will lose a faith on bank. Are you understanding? तो बैंक भी वो रिस्क नहीं लेता है. बैंक अगर आपके साथ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कर रहा है, मतलब बैंक इज 100% कन्विंस्ड एंड श्योर दैट दिस कंपनी इज गोइंग टू फ्लो. बात समझ में आ रहा है? यस और यस? यस. So that is what given as classification of capital. Yes sir. Flow chart. I'm sorry, as I said, excuse me for my handwriting. Capital, owned capital, borrowed capital था. 2 टाइप में कैपिटल डिवाइड हुआ था. यस और यस. ओन्ड कैपिटल का बात करेगा तो ओन्ड कैपिटल में क्या चीज आता है? शेयर्स एंड रिजर्व कैपिटल. शेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. हाउ मेनी? 2. इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. बोरोड कैपिटल में 3 चीज था. फर्स्ट था डिबेंचर, सेकंड था पब्लिक डिपॉजिट, तीसरा था बैंक लोन. देन वी एक्चुअली केम ऑन दिस कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी जब रजिस्ट्रेशन करने को जाता है, उसको जो परमिशन मिलता है, जो कंपनी के लाइफ टाइम के लिए कंपनी का कैपिटल होगा, दैट कैपिटल विच इज ऑथोराइज कंपनी टू कलेक्ट फ्रॉम पब्लिक इन द लाइफ टाइम इज कॉल्ड एज ऑथोराइज कैपिटल. उसका दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल. उसका तीसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल. क्या बोलते हैं उसको? 3 नाम है उसका. ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल. अब ऑथोराइज कैपिटल 500 करोड़ था. ऑथोराइज कैपिटल इज फर्दर नाउ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. इश्यूड कैपिटल, अनइश्यूड कैपिटल. इश्यूड कैपिटल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. सब्सक्राइब्ड कैपिटल, unsubscribed capital. Subscribed capital further divided into 2 part. Called up capital, uncalled up capital. Called up capital now further divided into 2 part. Paid up capital, unpaid up capital or calls in arrears. समझा कि समझा? हेलो. हाँ सर. वो लॉ में डिफाइंड है. लॉ तो सबके लिए सेम होगा ना भाई. दैट इज फॉर अनदर 12 month यू कैन नॉट डू दैट.
कुछ नहीं हो सकता है, अनसब्सक्राइब्ड है। अब आप किसी और को ऑफर करो, अगर कोई ले लिया तो अलग बात है, तो अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब में आ जाएगा। आप खुद उसको सब्सक्राइब कर लेते हो एज एन ओनर, आप बोलते चल 10 करोड़ में और किधर से उधार लेके आके मैं डालता हूं, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सब्सक्राइब बिकॉज यू परचेज्ड इट, राइट। नहीं, अनपेड के लिए वापस से अलग स्टोरी है। अलग से स्टोरी क्या है, अभी आपने चेक दिया था, यू वांटेड टू सब्सक्राइब द शेयर बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजन आपका चेक बाउंस हो गया, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, राइट। अभी आपके पास ऑप्शन है, आपको फिर से रिमाइंडर दिया जाएगा कि भाई यू आर सपोज टू पे बट यू हैव नॉट पेड, प्लीज पे। तो आपको फिर से मौका मिलेगा 30 डेज का टू सब्सक्राइब। नहीं हुआ, वापस से सेकंड रिमाइंडर जाएगा, वापस से थर्ड रिमाइंडर जाएगा। उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हो, देन योर शेयर्स विल बी फोरफिटेड। फोरफिटेड मतलब एग्रीमेंट इज कैंसल्ड एंड दैट मतलब फोरफिटेड शेयर विल बी इश्यूड टू समबडी एल्स, बट कंपनी विल कलेक्ट द कैपिटल। बट फर्स्ट यू सब्सक्राइब ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर्स, यू विल बी गिवन अ सर्टेन पीरियड टू पे द मनी। शेयर प्राइस होगा ही नहीं तब तक, शेयर लिस्टेड तो बहुत टाइम है अभी तो। स्टार्ट पार्डन, लेट पेमेंट के लिए आपको एक विंडो मिला है, तब तक नहीं करेगा, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसका भी एक विंडो रहेगा, मतलब उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होगा। तब तक आपने विथ इंटरेस्ट भी नहीं भरा, देन ऑब्वियसली इट विल बी गिवन टू समबडी एल्स। नॉर्मली समझो ये 5 रुपए का तो शेयर आपने ले लिया, चलो इसका तो पूरा पैसा आ गया मान के चलो। अभी आपको सेकंड कॉल कर रहा है, बाकी का 5 रुपया मंगाने का है। अब आपने बाकी का 5 रुपए में भी आप डिफॉल्ट हुए तो वो भी तो अनपेड ही गिना जाएगा ना, एम आई राइट। वो अनकॉल्ड अप को कॉल्ड अप किया हम लोगों ने, नहीं समझा कि समझा। 45 crore was a called up capital as well as 45 crore is an uncalled up capital। इंस्टॉलमेंट है जो फ्यूचर में कंपनी मंगाएगा आपसे। से फॉर एग्जांपल डाउन द लाइन आफ्टर ईयर और ईयर एंड हाफ कंपनी से ओके बाकी का 5 रुपया भी मंगा लो। अब आपको ऑलरेडी 5 रुपए के शेयर्स मिल चुके हैं, बरोबर है। शेयर का कीमत है 10 रुपया, आपने 5 रुपया भरा था, शेयर्स इश्यू हो गए आपको, क्योंकि जितना पैसा मंगाया था उतना तो आपने दे दिया ना, शेयर इश्यूड, बट इट इज कॉल्ड एज अनपेड शेयर्स। अनपेड है ना, फुल अमाउंट पे किया है नहीं किया है, तो स्टेटस क्या आपका अनपेड। नाउ कंपनी आफ्टर 1.5 ईयर बाकी 5 रुपया मंगा रहा है, देयर यू बिकम डिफॉल्टर। नहीं भर, अभी आपकी कंडीशन नहीं है उस टाइम पे, नहीं भर पा रहे, एट दैट टाइम कंपनी का लॉ का प्रोसीजर है, कंपनी आपको लेटर भेजता है, इट इज कॉल्ड एज कॉल लेटर। पहले कॉल करेगा, 5 रुपया दो, एक डेट दिया जाएगा कि ये डेट तक आप पैसा भर दो, आप नहीं भर पाए कंपनी आपको रिमाइंडर भेजेगा, फर्स्ट कॉल रिमाइंडर करके वापस से रिमाइंडर, उसमें स्टोरी लिखेगा पूरा कि भाई आपने हमारी कंपनी के ये टाइम पे शेयर सब्सक्राइब किए थे, आपने 5 रुपया भरा था, हमने बोला था बाकी 5 रुपया मंगा लेगा, फिर वो मंगाने का भी हमने आपको इस तारीख को लेटर लिखा था, उसमें आपको ये तारीख का ड्यू डेट दिया था, लेकिन भाई साहब आप डेट चूक गए, लेकिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने और आपको मौका दिया है, आपको दूसरा ड्यू डेट दिया है, कृपया करके इस डेट तक पैसा भर दो। आप वो डेट पे भी पैसा नहीं भर पाए, कंपनी और एक लेटर लिखेगा, भाई साहब आप भूल गए, आपने हमारे कंपनी के शेयर लिए थे, ये हो गया वो गया, वापस लंबा चौड़ा स्टोरी, हम लोग ने और एक आपको ड्यू डेट दिया है, आप प्लीज पैसा भर दीजिए, एंड यू फेल्ड इन दैट ऑल्सो। नाउ कंपनी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट नाउ टू गिव अ वार्निंग लेटर टू यू, भाई साहब बहुत हो गया, आप बार बार भूल जाते हो। ऑफ कोर्स उसमें इस तरह का लैंग्वेज नहीं होगा, बहुत हो गया, company never uses such harsh language, but company gives a strict and firm warning in a sophisticated way that we keep on waiting for your money to be credited into company's account, we keep on requesting you, hence now
it is decided that this is the final date given to you. If you fail to pay the amount by this particular date, interest will be charged to you, and more importantly, you will be held liable to pay the amount which is unpaid. Over and above that, your shares will be forfeited. अगर ये आखिरी तारीख तक अगर आपने पैसा नहीं भरा, आपका शेयर्स का मेंबरशिप कैंसिल कर दिया जाएगा. अच्छा, वो जो 5 रुपया आपने भरा था वो तो गया, जो 5 रुपया भरना बाकी है वो भी यू आर लायबल टू पे, प्लस योर मेंबरशिप गॉट कैंसल्ड. शेयर्स आर फोरफीटेड. अलग से आपको एक कॉन्सेप्ट आता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स करके. इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा एंड लीगली यू आर लायबल टू पे. एंड आपने वो डेट में भी पैसा नहीं भरा तो आपको और एक प्रेम पत्र आएगा, तलाक तलाक तलाक. मतलब लेटर ऑफ फोर फीचर, मतलब कंपनी हैज कैंसल्ड योर मेंबरशिप. तेरा मेरा रिश्ता खत्म, लेकिन पैसा देना पड़ेगा. एलिमनी तो देना पड़ेगा ना, वो कहेगा एक. एंड देयर इज अनदर प्रोसीजर आल्सो इन दिस व्हिच इज कॉल्ड एज सरेंडर ऑफ शेयर्स. अभी आपने 5 रुपए के शेयर्स लिए थे, अभी कंपनी ने लेटर भेजा आपको, पहला लेटर, भाई साहब ये ड्यू डेट है, 5 रुपया भर दो. आपको मालूम है कि आपका औकात नहीं बचा है 5 रुपया भरने का, आप खुद कंपनी के पास चले जाते हो, भाई साहब मैं नहीं भर पाएगा, टेक योर शेयर्स बैक, गिव मी 5 रुपीज बैक. मिलेगा ही नहीं ना आपको. योर शेयर्स, जो शेयर सर्टिफिकेट आते थे ना पहले के टाइम पे, उस पर लिखा होता था शेयर फेस वैल्यू इज 10 रुपीज बट 5 रुपीज इज अनपेड. मतलब तेरे शेयर सर्टिफिकेट में लिखा है दिस इज अनपेड शेयर्स. तो वो आप मार्केट में बेचने को भी जाएगा ना, अभी आपने पंत को बेचने का ट्राई किया ना, पंत विल बी हेल्ड लायबल विच पंत इज अवेयर अबाउट व्हाइल बाइंग द शेयर्स. नाउ इट इज अप टू हिम टू बाय दैट शेयर्स और नॉट. तू बोलेगा मैं तो शेयर 10 रुपए में दे रहा हूं, बट एक्चुअली उसको 15 रुपए का लायबिलिटी आया ना. तो या तो वो तेरे साथ बार्गेन करेगा, 10 का नहीं 5 रुपया, क्योंकि तेरा 5 रुपया तो मेरे को भरना पड़ेगा कंपनी में. तो दैट इज नेगोशिएशन. सरेंडर में उसको 5 रुपया वापस नहीं मिलेगा, आउट. लेकिन तेरा लायबिलिटी बाकी 5 रुपए का गया. सो कंपनी के पास ऑथोरिटी ना, वो बाकी का जो अनपेड है वो दूसरे को इश्यू कर सकता है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. कॉल अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ द शेयर्स, वो होता है. हाँ सर. किसी को क्वेश्चन समझा इसका, क्या पूछ रहा है? हाँ हाँ तो जब भी कंपनी डिविडेंड देगी तो 10 पे देगी कि 5 पे? 10 पे ही देगा ना. शेयर का आपको शेयर पे मिल रहा है. ये तो कंपनी का डिसीजन है कि 5 रुपया इंस्टॉलमेंट दिया है. तू तो देने को तैयार था ना, तूने थोड़ी बोला मेरे को इंस्टॉलमेंट में दो. कंपनी ने सामने से इंस्टॉलमेंट दिया तेरे को, डिविडेंड तो फुल अमाउंट भी आएगा तेरे को. ये सब ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं. अभी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है. अभी सीधा सीधा पूरा पूरा पैसा अभी तो कंपनी प्रीमियम चार्ज करता है. इंस्टॉलमेंट छोड़, 10 रुपए का शेयर 80 रुपए में इश्यू किया जाता है. प्रीमियम बोल के लेता है, ब्लैक में बेच रहा हूं, चाहिए तो ले. लेकिन ब्लैक वर्ड अच्छा नहीं लगता है. सिनेमा टिकट खरीदने को जाएगा, हाँ, तो अपन बोलेगा 10 का 40, 10 का 40, 10 का 40. वो मार्केट में ब्लैक करते हैं सब लोग. इधर तो ऑफिशियल है, लेकिन वो ब्लैक वर्ड यूज नहीं करते. अभी आर चार्जिंग प्रीमियम, नॉनसेंस. ब्लैक मार्केटर ही तो है तू, लेकिन अपन लॉ का कपड़ा पहन के आता है प्रीमियम, क्योंकि लॉ ने परमिट किया तुमको ले सकता है. ऑफिशियल है, फेस वैल्यू लिखा है 10 रुपया प्लस प्रीमियम 70 रुपीज, 80 रुपीज. एंड लोग खुशी खुशी देते हैं. उनको पता है जैसे मार्केट में जिस दिन लिस्टेड होगा 80 सीधा 150 पे खुलेगा, लेते हैं लोग. क्लियर है? पढ़ सकते हैं इसको एक बार? हाँ या हाँ? तो पढ़ लो, आपके सामने ही है, बुक आपके हाथ में है, स्क्रीन पे है.
नॉमिनल कैपिटल लिखा है, ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल लिखा है, उसके बाद इश्यूड कैपिटल है, उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल है, उसके बाद पेड अप कैपिटल है, उसके बाद नेचर ऑफ शेयर्स लिखे हैं। नेचर ऑफ शेयर्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स विथ यूनिफॉर्म वोटिंग राइट। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट एंड वोटिंग राइट, जस्ट यू कैन कट इट आउट। इतना डिटेल आपको कंपनी एक्ट में नहीं है कुछ भी। ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको, इसके बाद का ये सब आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। दिस यू कैन इग्नोर। क्विकली, आवाज नहीं चाहिए, फटाफट से गो थ्रू करो। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल पढ़ लो एटलीस्ट ऊपर का, तो भी काफी है। नेचर ऑफ शेयर्स छोड़ दो एक बार, वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आने वाला आपको। नेचर ऑफ शेयर्स नहीं करने का, छोड़ दो उसको, चलेगा। तो मैंने आपको समझाने के लिए आपको समझा दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि कितने टाइप के शेयर्स होते हैं। वापस से प्रेफरेंस शेयर के भी 8 टाइप होते हैं। मतलब जितना डिटेल में जाएगा, अनफॉर्चुनेटली और अगेन फॉर्चुनेटली फॉर यू, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कंपनीज एक्ट सिलेबस। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल वगैरह नहीं आता है, और 12th के एसपी में आता है। 12th एसपी में आता है ये सब, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर भी 8 टाइप के होते हैं। क्विक क्विक, हाँ सर। उससे ज्यादा इशू कर ही नहीं सकता ना। गवर्नमेंट ने ऑथोरिटी तेरे को दिया था, उससे ज्यादा तू किया, पॉसिबल ही नहीं ना ऐसा। किया तो तू गया अंदर। ऑथराइज कैपिटल लिखा किस में है? मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम को मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट प्रोसेस इज वेरी लेंदी, लंबा चौड़ा है। करने के लिए सब कर सकते हैं। मेरे को आपके पास 2 चॉइस है, या तो नया कंपनी चालू करो, या तो मेमोरेंडम को मॉडिफाई करो। I don't know what is wrong with this. हाँ सर, नहीं, नेचर ऑफ शेयर्स आप पूरा नहीं करने का है। नेचर ऑफ शेयर्स का अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दिया। देयर आर 2 टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ये इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, सो दैट यू गेट अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। ये प्रिंट भी उल्टा हुआ है, एक्चुअली नेचर ऑफ शेयर्स ऊपर होना चाहिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल तो उसके बाद आएगा, पढ़ लो, रीडिंग कर लो, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम, डोंट वरी। ये भी करने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। All the best. See, understand one thing. एक बात समझने का ट्राई करो. There are 2 students writing the law का paper. Now one student is writing everything in detail with sections. The other student writing everything but forgot the section. So what you think would be the difference in score? ऑब्वियसली इसको फेल तो नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो लिखा ना, खाली सेक्शन भूल गया है। तो सेक्शन नहीं लिखा तो उसको तेरे जितना मार्क मिलेगा, तेरे से कम मिलेगा। लॉजिकल चीज है वो तो। सेक्शन अर्न्स मार्क्स फॉर यू। मैं पागल के जैसा थोड़ी आपको मैं सेक्शन याद करवा रहा हूँ रोज सवेरे आके। कुछ तो लॉजिक होगा ना उसका, लॉजिक है ना, नहीं तो सेक्शन याद करने का जरूरत ही क्या है। अरे जो कट कराया है उसको मत लिखो, छोड़ दो, भरोसा रखो। चलो हो जाए तो बता देना।
schedule is like particularly if I have to put it as there are different sections. हर सेक्शन के लिए अलग से लॉ है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बात करेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग से है, राइट. क्रिश्चियनिटी के लिए अलग से लॉ है. और ये सब एक के अंदर कवर्ड है कि नहीं. ऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल सबको है कि नहीं है. बट अगेन आपके रिलीजन के हिसाब से आप जिंदगी जी सकते हो कि नहीं जी सकते हो. यस, फॉर एग्जाम्पल टिल नाउ मुस्लिम्स, एक सिंपल सा बात करेगा तो इन हिंदू यू कैन नॉट हैव अ सेकेंड वाइफ विदाउट यू डिवोर्स द फर्स्ट वन. You cannot have 4 wives together, whereas in Muslim personal law it is allowed. Number 1. Number 2, in Hindu Marriage Act there is an official legal procedure of divorce, whereas in Muslim personal law you just use the word talaq talaq talaq, and it used to happen. though अभी वो कानून भी चेंज किया गया, ट्रिपल तलाक लॉ आया अलग से, अभी उसको इनवैलिड किया है. बट वो सेक्शन है, हर एक के अपने अपने लॉ बना के दिए उसको, उस सेक्शन के लिए उतना आपको लिबर्टी होता है. अभी जैसे अपने यहाँ पे नया लॉ आ रहा है, नेक्स्ट ईयर पार्लियामेंट में ये प्रपोजल आने वाला है, यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड. व्हाट इज यूनिवर्सल सिविल कोड? नथिंग डूइंग, नो रिलीजन, सबके लिए कॉमन रहेगा. अब उसको बहुत सारा ऑपोजिशन आएगा, ऑपोजिशन पार्टी उसको फुल फ्लेज अपोज करेगा, क्योंकि वो उनकी वोट बैंक है. दे विल बोलेगा कि नहीं अब हमारे धर्म पे अटैक कर रहे हो, तुमको क्या फर्क पड़ता है, इतना साल तो चल रहा था, तुमको क्यों सबको एट पार लेके आने का. एंड ऑल सच थिंग्स विल हैपन, बट दैट इज सेक्शन, वो अलग से बना रहा है अभी. राइट, दैट इज शेड्यूल. वो शेड्यूल की बात कर रहा है. शेड्यूल इज व्हाट? शेड्यूल के अंदर सेक्शंस होते हैं. आगे चले. हेलो, जा रहे मुंह धो के, रात को 2:30 बजे तक इंस्टा पे रहता है, क्या जल्दी. So let's start with this section 7. Section 7, incorporation of a company. मैंने बार बार ये चीज बोला है आप लोगों को कि कंपनी शुरू करना इज अ ह्यूज लीगल टास्क, लीगल फॉर्मेलिटीज. ये फॉर्मेलिटीज इतना लंबा चौड़ा होता है, इतना टीडियस होता है कि कई बार आपके बहुत सारे ड्रीम एम्बिशन होंगे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, इसके लिए मैं कंपनी ओपन करता हूं, लेकिन कंपनी का लीगल प्रोसीजर देखने के बाद, उससे गो थ्रू करने के बाद आप आपके ड्रीम को भी छोड़ देते हैं. बाढ़ में गया, इतना लंबा चौड़ा काम अपने को नहीं जमेगा. एंड पीपल लीव द पाथ इन बिटवीन. हियर व्हाट वी आर टॉकिंग इज कंपनी को जन्म देना, दैट इज इनकॉर्पोरेशन, दैट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी को लीगल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एंटिटी कब मिलेगा? जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा. उसके ऊपर पूरा सेक्शन है कि वो रजिस्ट्रेशन होता किस तरह से है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है. दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन फॉर यू, एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 से 6 मार्क का आता है. प्लीज पे अटेंशन. Incorporation of a company. Section 7 of the Companies Act 2013 provides for the procedure to be followed for incorporation of the company. इसकी procedure क्या है? How do you register your company? For the registration of the company, following documents and informations are required to be filled with registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated. क्या समझा इसमें बताओ? ये इंग्लिश सेंटेंस इसी तरह से फॉर्म किए जाते हैं लॉ के अंदर.
सीधा सीधा नहीं लिख सकता है कि भाई आप जिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी आपने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में जो भी स्टेट लिखा है उसकी ऑफिस में जाना पड़ेगा भाई, उतना है इसका बोलने का मतलब। वहां की ऑफिस में जाके आपको ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। क्लियर है? जिस एरिया में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है वहां पे भी कंपनी रजिस्ट्रार की ऑफिस होती है, हर स्टेट में होता है। आपको आपके रिस्पेक्टिव स्टेट ऑफिस में जाके ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। क्या क्या सबमिट करना है वो नीचे शुरू होता है। अब ये ना बहुत सिंप्लीफाई करके लिखा है आपको, बहुत आसान शब्दों में है ये बहुत सारा चीज, लेकिन ये करने के लिए मैंने बोला इट टेक्स ईयर एंड हाफ, समटाइम 2 ईयर, 2.5 ईयर, इतना सब प्रोसेस में डालने के लिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट जमा करो, इतने सारे डॉक्यूमेंट बनाओ, सबमिट करो, चेक कराओ, वेरीफाई कराओ, काउंटर कराओ, ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है। इसमें फर्स्ट आपको लिख के दिया है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम का डॉक्यूमेंट बनाने में आपको 6 महीने लग जाएंगे भाई साहब। यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया है आपको, दिस इज द हरक्यूलन टास्क। हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा, कितने ऑब्जेक्ट क्लॉज वगैरह है, राइट? इतने क्लॉज है, उसमें सबसे डिफिकल्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट क्लॉज है, लायबिलिटी क्लॉज है, एंड सब्सक्रिप्शन एंड एसोसिएशन का क्लॉज है। कौन कितना पैसा डालेगा, कौन कितना जिम्मेदारी लेगा, कौन कितना गारंटी ले रहा है, अपना ऑथोराइज कैपिटल कितना होना चाहिए, ये सब आप एक बार ऐसा चाय पीते पीते थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं, एक मीटिंग में थोड़ी हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, देन यू अराइव ऑन दिस डॉक्यूमेंट। अभी तक हम लोग ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो पढ़ा ही नहीं है, वो अलग है। जितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब उसका टाइम आएगा तब करेंगे। इसमें 2 डॉक्यूमेंट लिखे हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। इसका भी पूरा नाम यही है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, duly signed by all the subscriber to the memorandum. Now this line, as I told you yesterday, this sentence will come again and again. Subscribers to the memorandum. Subscriber to the memorandum मतलब क्या हुआ? Those who are going to sign the memorandum. और sign कौन करेगा इसके ऊपर भाई? Those who are starting the company, those who are the promoters of the company, right? तो जो लोग ये कंपनी शुरू कर रहे हैं उनका सबका सिग्नेचर इसमें होना चाहिए, सिंपल। सेकेंड वन, अ डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अच्छा, ये साधारण आदमी का तो काम नहीं है, इसके भी स्पेशलिस्ट लोग होते हैं। एक एडवोकेट होगा जिसको सॉलिसिटर बोलते हैं हम लोग, सॉलिसिटर होगा, वो ये सब प्रोसीजर जानता है कि कंपनी किस तरह से इनकॉर्पोरेट होती है। वो आपको लीगल एडवाइस करेगा, लीगली गाइड करेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह से सबमिट करने होते हैं। उसका भी सिग्नेचर इसके ऊपर होना चाहिए। एन एडवोकेट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, इन लोगों की सिग्नेचर इसके ऊपर आती है। अदर देन दोज हु आर प्रमोटर, इनका भी सबका चेक वेरिफिकेशन आएगा इसके ऊपर। एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स, और आपने जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया है उसमें जिन जिन लोगों के नाम है, प्रपोज्ड डायरेक्टर जो भी होंगे आपके, उनके नाम, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी जो भी है, उनके भी सिग्नेचर्स होंगे इसके ऊपर। That all the requirement of this act and rules made thereunder in respect of registration and matters precedent or incidental thereto have been complied with। कुछ नहीं समझेगा आपको ये क्या बोला मैंने। प्लीज पे अटेंशन व्हाट इट मीन्स टू से। ये जितने भी लोग हैं वो लोग साइन करते हैं बाय द पर्सन, ऊपर का सबका हम लोगों ने पढ़ा। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मतलब जो कंपनी प्रमोट कर रहे हैं, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है एडवोकेट, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह वगैरह, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह। उसके बाद लिखा है जिनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नाम है, डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी सेक्रेटरी है, उनका भी सिग्नेचर लगेगा। एंड बाय अ पर्सन नेम्ड एंड द रूल्स मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब हम लोग अपने पूरे होशो हवास में ये सारे कागज चेक किए हैं
और हमारे हिसाब से ये सब कुछ सही है, ऐसा एक डिक्लेरेशन जाता है। कौन डिक्लेयर कर रहा है? प्रमोटर तो कर ही रहा है, और कौन, किसने किया? वकील ने किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया, कॉस्ट अकाउंटेंट ने किया, कंपनी सेक्रेटरी ने किया, डायरेक्टर ने किया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने किया। सब लोग अपनी तरफ से इसको प्रूव करते हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं। समझ में आया? That all the requirement of this act, इस कंपनीज एक्ट को मैं, ये कंपनी शुरू करने के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट इसके लिए जरूरी है, देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मैटर्स प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल, और इसके लिए जो जरूरी है और इसके लिए जो भी जरूरी होगा, वो सारे चीज देयर टू हैव बीन कंपाइल्ड विद मीन्स हम लोग ने इसको चेक एंड वेरीफाई। कंप्लाइड विद का मतलब होता है कानून के हिसाब से जो भी जरूरी है वो करना, उसको बोलते हैं कंप्लाइड विद। आप ड्राइविंग करते हो, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लाइसेंस होने के लिए 18 साल का एज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दैट मीन्स यू आर कंप्लाइड विद। नहीं समझा कि समझा? यस। Most important now, a declaration from each of the subscriber to the memorandum and from the person named as the first director, if any, in the article, stating that he is not convicted of any offense. Please understand this. First क्या लिखा है? अब डिक्लेरेशन, सिग्नेचर कर दिया मेमोरेंडम पे, वो अलग बात है, उसमें लिख के दे दिया हमने हमारे होश हवास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, वेरीफाई किए हैं, कानून के हिसाब से जो भी जरूरी है हमने सब किया है। उसके बाद अलग से डिक्लेरेशन सबको साइन करने का अलग डॉक्यूमेंट है वापस। क्या डॉक्यूमेंट है? ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, सब लोग को ये डिक्लेरेशन देने का है। क्या देने का है? फ्रॉम अ पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर, मतलब जो इस कंपनी के डायरेक्टर बनने वाले हैं, आर्टिकल में जिनका नाम है, उनको ये लिख के देना है। क्या लिख के देने का है? वो नीचे लिखा है, फर्स्ट वन, दैट ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विथ द प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। मतलब क्या? कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है? मेरे को कभी कोई सजा नहीं हुई है, मतलब मैं दूध का दूल्हा हुआ हूं, मैंने कभी कोई गुनाह में पकड़ा नहीं गया, मेरे को कभी कोई सजा नहीं हुई है इन रिलेशन, इन कनेक्शन विथ द प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। किसी कंपनी में फ्रॉड करते हुए, किसी कंपनी का प्रमोशन में, किसी कंपनी को स्टार्ट करने में मेरी इमेज साफ सुथरी है, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इन कनेक्शन में नहीं है, ये मैं लिख के दे रहा हूं। नहीं समझा कि समझा? समझ में आ रहा? मान के चलो आप एक कंपनी शुरू करने को गए थे और उस कंपनी में आपने कुछ तो डॉक्यूमेंट में जोल किया था वो पकड़े गए, आप पकड़े गए, आपको जेल की सजा हो गई, कोर्ट में केस चला, जेल की सजा हो गई। जेल की सजा समझो मामूली थी, 6 महीने में आप वापस छूट के आ गए। अभी आप वापस किसी और अलग स्टेट में जाके वापस से कुछ अलग से किसी कंपनी के साथ ज्वाइन होकर उधर बोलते चलो अपन कंपनी चालू करते हैं, उधर भी आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेचर कर रहे हो, तो उधर डिक्लेरेशन मांगेगा। भाई तो पहले क्या था, तो लिखना पड़ेगा ना आपको कि भाई मेरे को पहले, मेरे पे पुलिस केस हो चुका है, वो डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं डिक्लेयर किया तो उसका कानून अलग है छुपाया तो और अलग फंसोगे, बताना जरूरी है। इसमें तो पूरा डिटेल दिया नहीं है, देखो इसमें दूसरा आएगा नीचे, ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी of any fraud or misfeasance or any breach of duty to any company under this act or any previous company law during last 5 years। मतलब सीधे साधे शब्द में बोला जाए कि अगर आप कन्विक्ट हुए थे, अगर उसको 5 साल हो गया, देन यू आर अलाउड टू डू। लेकिन आप कभी पकड़े गए हो किसी फ्रॉड में, मिसफिएसेंस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मिसफिएसेंस मतलब आपने आपकी जो ड्यूटी थी वो पूरी तरह से नहीं निभाई, या तो उसका गलत फायदा उठाया और इसके लिए आप पकड़े गए, तो भी आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा।
आगे इसमें डिटेल इतना सारा आता है ना, यही आपके कम से कम 50 डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें आपको हर तरह से अपने आप को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है। गवर्नमेंट बोलता है हम थोड़ी चेक वेरीफाई करने को जाएगा, तू हमको लिख के दे दे इतना इतना चीज कि तू बराबर से दूध का धुला हुआ है, बाद में हम देख लेगा क्या करने का है। आपके ऊपर कोई भी एक एफआईआर भी हुआ है ना, योर केस इज अंडर लिटिगेशन। मैंने कल किसी को एग्जांपल दिया था, शायद बाहर दिया था या क्लास में, पता नहीं। समझो मेरी वाइफ के साथ डिवोर्स का केस चल रहा है नाउ, विच हैज नो कनेक्शन विथ द कंपनीज फॉर्मेशन, स्टिल आई हैव टू मेंशन इट व्हाइल इन डिक्लेरेशन कि मेरा कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस किसके बारे में है वो अलग चीज है, लेकिन कोर्ट में मैटर है, मेरा नाम है कोर्ट में, आई हैव टू डिक्लेयर। पार्डन? नहीं, वो ये पर्टिकुलर लाइन से रिलेटेड है। किस में 5 साल किस में दिया है? इफ आई एम बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड इन लास्ट 5 ईयर। उसके पहले का डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है उसको। लास्ट 5 ईयर मतलब लॉ भी उतना आपको लिबर्टी देता है, 5 साल के बाद आप सुधर गए हो आपको मौका मिलता है। बट इन लेटेस्ट नियरेस्ट फ्यूचर में अगर आपने ये किया था, प्रीवियस पास्ट में आपने किया है तो नहीं चलेगा, पिछले 5 साल में है तो नहीं होगा। पार्डन? अरे केस चल रहा है मतलब आपने डिक्लेयर किया, अभी रिजल्ट नहीं आया। गिल्टी का मतलब क्या होता है? गिल्टी एंड कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है पहले मेरे को बताओ। गिल्टी मतलब प्रूव हो जाना, कन्विक्टेड मतलब सजा हो जाना। दोनों में फर्क क्या? ये दो लॉ में ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। फाउंड गिल्टी, कोर्ट के केस में ये साबित होता है कि आपने गुनाह किया है, यू आर बीइंग फाउंड गिल्टी एंड नाउ यू विल बी कन्विक्टेड। आपको 5 साल जेल की सजा, और कई बार ये दोनों के बीच में गैप होता है। कोर्ट में जब केस चलता ना, आज की डेट में प्रूव हो गया, कोर्ट में प्रूव हो गया भाई आपका केस प्रूव हो रहा है कि आपने खून किया है, लेकिन कोर्ट बोलता है इसकी सजा आपको अगली डेट पे सुनाई जाएगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड। अभी अगला डेट होगा 1 हफ्ते के बाद। अभी 1 हफ्ते तक आपका स्टेटस क्या है? यू आर कन्विक्टेड और यू आर गिल्टी। गिल्टी, लेकिन जिस दिन सजा सुनाई जाएगी यू आर कन्विक्टेड। बात समझ में आ रहा? ऊपर हम लोगों ने लाइन पढ़ा कन्विक्टेड, अभी इसमें लिखा है गिल्टी। भले सजा नहीं हुआ तेरे को, लेकिन कोर्ट में ये तो प्रूव हो गया कि तू गिल्टी है, तो भी तू नहीं कर सकता। लेकिन समझो गिल्टी भी प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ केस चल रहा है, उसको बोलते हैं केस इज अंडर लिटिगेशन। क्या बोलते हैं इसको? अंडर लिटिगेशन, मतलब पेंडिंग फॉर डिसीजन, पेंडिंग टू बी अराइव ऑन द कंक्लूजन, इट इज अंडर लिटिगेशन। बहुत सारे प्रॉपर्टी के केस होते हैं, प्रॉपर्टी पे जाके बोर्ड लगाना पड़ता है, प्रॉपर्टी इज अंडर लिटिगेशन। मतलब लोग खरीदने वाले को पता नहीं है कि ये केस पर प्रॉब्लम है, लोग उसका फायदा उठाते हैं, बताते नहीं है, वो जमीन बेचने का कोशिश करते हैं, उनको पैसा चाहिए, आपसे पैसा ले लिया लेकिन आप फंस गए कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी जिसने आपको बेचा है वो उसके पास अथॉरिटी नहीं है उसको बेचने का। नहीं समझा कि समझा? 2 भाई झगड़ा कर रहे हैं, पिताजी गुजर गए, 2 भाई झगड़ा कर रहे हैं पिताजी की प्रॉपर्टी के लिए, दोनों कोर्ट में लड़ रहे हैं कि ये जमीन किसका। अब जब दोनों झगड़ा कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है दोनों के बीच में, नाउ दैट वन ब्रदर टेक्स द अपॉर्चुनिटी, वो किसी पार्टी को पकड़ के लेके आता है, उसको बोलता है कि ये जमीन मेरे को आपको बेचने का है, आपको खरीदने का है क्या? वो बोलेगा हाँ मेरे को खरीदने का है। अब डॉक्यूमेंट उसके पिताजी के नाम का था और वो उसका बेटा है, वो तो उसको मालूम है। अब वो बेच देता है उसको जमीन, ये खरीदने वाला उसको पैसा भी दे देता है। अब ये पैसा लेके रफू चक्कर हो जाता है। अभी फंसा कौन? खरीदने वाला फंस गया, बिकॉज दैट लैंड इज अंडर लिटिगेशन। ये प्रूव ही नहीं हुआ है कि उसको बेचने का अथॉरिटी किसके पास है, हु इज द ओनर। केस इज स्टिल पेंडिंग। और अगर गलती से ऐसा प्रूव हो गया कि वो जमीन इसका नहीं था उसका है, तो आपके ऊपर और तकलीफ है, आपको तो जमीन से खाली करवाना पड़ेगा, पैसा भी गया आपका, एंड आप उसके ऊपर अभी केस करने को जाओगे तो और खर्चा होगा वो अलग से।
क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया, आपने उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, ब्लड ही इज नॉट authorized to sell the property. He is not the owner of the property. How can he sell the property? So this happens. Or a declaration, and that all the documents filed with the registrar for registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of his knowledge and belief. मैं अपने पूरे होश और हवास में ये लिख के दे रहा हूं कि मैंने इस डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा है सब कुछ सही लिखा है, सही के अलावा कुछ नहीं लिखा है। एवरीथिंग, मतलब वो तो पूरा आ गया, जितने डॉक्यूमेंट का बंच है ना, वो पूरा बंच का एक डिक्लेरेशन अलग से है कि भैया मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए ना, ये सब सही है, इसमें एक में भी जोल नहीं है, ये मैं लिख के दे रहा हूं। इतने सब डॉक्यूमेंट जाते हैं, उसके बाद होता है द एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश। अभी तो हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए गए ना, अब तक हम लोग ने रजिस्टर्ड ऑफिस खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी एक करस्पॉन्डेंस का एड्रेस देना पड़ेगा जहां पे आपके साथ करस्पॉन्डेंस हो सके, वो एक एड्रेस देना पड़ता है। लेट इट बी अ टेम्पररी बट यू हैव टू। द पर्टिकुलर्स, names including surname or family names, residential address, nationality of every subscriber to the memorandum along with the proof of identity, and in case of subscriber being a body corporate, such particulars as may be prescribed. क्या समझा? यहां से आप लोगों का ध्यान नहीं है, प्लीज पे अटेंशन. These are the lines which are very important, crucial. As I said, this is complicated English law language. लॉ समझ में नहीं आ रहा है, सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा. एंड योर अल्टीमेट गोल इज टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. लॉ को प्यार करना ही पड़ेगा. बीवी को प्यार करते हो, उसकी मां तुम्हारे साथ दहेज में आई है, निभाना पड़ेगा उसके साथ. वो किटकिट करती है, टॉर्चर करती है, टॉर्चर सहन करना पड़ेगा आपको. इट इज पार्ट एंड पार्सल. लॉ का लैंग्वेज ही ऐसा है. रीड दिस स्टेटमेंट अगेन एंड से व्हाट यू हैव अंडरस्टूड. The particulars, bracket में लिखा है, names including surnames or family names, residential address, nationality of every subscriber to the memorandum along with proof of identity, and in the case of subscriber being a body corporate, such particulars as may be prescribed. बताओ. Yes. और वही तो मेन है ना, ऊपर वाला लाइन तो सबको समझता था, 1.5 लाइन तो सबको समझा, प्रॉब्लम उसके बाद का 1.5 लाइन में है. एंड इन द केस ऑफ अ सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेटेड, पार्डन, हाँ, तो उसका क्या, उसका नाम, उसका फैमिली एड्रेस लिखेगा. As may be prescribed. आपको पता है प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन? क्या होता है बताओ मेरे को. आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई लिख के देता है, मेडिकल स्टोर में जाके वो देना पड़ता है. मेडिकल स्टोर वाला क्या बोलता है माल में? प्रिस्क्रिप्शन दो. आप वर्बल जाके, कई बार कुछ ऐसी दवाइयां होती है ना, तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे आर नॉट परमिटेड टू सेल. डॉक्टर के लेटर हेड पे डॉक्टर का सिग्नेचर के साथ होगा तो ही वो दवाई देगा. दैट्स कॉल्ड डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड. यहां पे भी वही लिखा है, इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ. इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई वांट टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, आई हैव इन्वेस्टेड मनी इन द कंपनी, आई एम अ सब्सक्राइबर. मेरा सिग्नेचर, नाम, एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ सब होगा. बट देयर इज वन पर्टिकुलर कंपनी हु इज वांट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी. Company is investing in another company. So is he a human being or a body corporate? वो human body नहीं है, वो corporate body है, artificial legal person है.
तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया हुआ है लॉ में, उसके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऐसा लिखा है, सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नहीं समझा के समझा? हेलो, अरे भाई इंसान है तो उसका नाम, एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो फला ढिमका सब डालेगा, क्योंकि इंसान है। लेकिन अभी इंसान के बदले एक कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या क्या लगेगा, तो वो लॉ के अंदर डिफाइन किया हुआ है, प्रिस्क्राइब किया हुआ है। से फॉर एग्जांपल आपको आगे चल के पता चलेगा कंपनी का एक CIN नंबर होता है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो वो लोग मांगेंगे। DIN नंबर होता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो वो एक पूरा अलग प्रोसीजर होगा। यस सर। क्यों नहीं करेगा? मेरा क्वेश्चन काउंटर है, क्यों नहीं करेगा बता। रिलायंस इंडस्ट्री हैज स्टार्टेड जियो, क्यों किया? मुकेश अंबानी ने पैसा नहीं डाला, रिलायंस इंडस्ट्री ने डाला है। इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री के अम्ब्रेला के अंदर और 16 कंपनियां हैं। रिलायंस पेट्रोकेमिकल है, रिलायंस कैपिटल है, रिलायंस इंफ्रा है, रिलायंस जियो है, टेलीकम्युनिकेशन है, सब है। तो इन सब कंपनी में मुकेश अंबानी ने पैसा इन्वेस्ट किया या रिलायंस ने किया? अब बॉडी कॉर्पोरेट इज स्टार्टिंग अनदर कंपनी, दे आर डाइवर्सिफाइंग द बिजनेस। मैं अब तक टेक्सटाइल में था, अभी मैं पेट्रोकेमिकल में जा रहा हूं। Why will I not invest? अभी मैं टेलीकम्युनिकेशन में जा रहा हूं, अब मैं रबर इंडस्ट्री में जा रहा हूं, अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा हूं। क्यों नहीं करता भाई? Another 2 points. The particular names including surname of family names, director, identification number, residential address, nationality of the person mentioned in the articles same to same है। ऊपर हम लोगों ने सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम था, यहाँ पे सब्सक्राइबर टू आर्टिकल भी आता है, सेम टू सेम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द पर्टिकुलर्स ऑफ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा आपको, लास्ट वाला पॉइंट। द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट, पर्टिकुलर ऑफ द इंटरेस्ट, इधर ही रोकने का जरूरत है। इंटरेस्ट का भी डिटेल देने का, किस चीज का इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं, रीड दिस केयरफुली। द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन अदर फर्म्स or bodies corporate along with their consent to act as a director of the company in such form and manner as may be prescribed। बताओ। Can you be the director in more than 2 companies? मतलब मैं पंकज ट्यूटोरियल शुरू करता हूं एंड मैं प्रोफेशनल एकेडमी में भी डायरेक्टर हूं, फिर मैं पंकज मेहता ट्यूटोरियल का भी डायरेक्टर हूं, ऐसा हो सकता है? हाँ, that is exactly the point is there cannot be a conflict of interest. That is what the interest word speaks here. A person can be a director in 20 companies simultaneously. You can be a director in 20 companies, but all companies should be in different sectors. मैं प्रोफेशनल एकेडमिक का डायरेक्टर फिर पंकज ट्यूटोरियल का डायरेक्टर नहीं बन सकता। बोथ आर इन द सेम इंडस्ट्री, दैट इज एजुकेशन। I can go into pharmaceutical, I can go into IT company, I can go into real estate, वो अलग अलग हो सकता है। I can be director and then मैं जिस कंपनी में भी जा रहा हूं, मेरे को पहली वाली कंपनी से नो ऑब्जेक्शन लेटर लेना पड़ेगा।
और वो यहां पे सबमिट करना पड़ता है। मतलब वो भी डिक्लेयर करना पड़ता है कि आज मैं ये कंपनी में मेरा नाम प्रपोज कर रहा हूं एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, लेकिन मैं ऑलरेडी 7 कंपनी में डायरेक्टर हूं, ये रहा उनका लेटर, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं अगर मैं यहां पे डायरेक्टर बनता हूं तो। नहीं समझा कि समझा? एंड डायरेक्टर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देयर आर फुल टाइम डायरेक्टर, देयर आर पार्ट टाइम डायरेक्टर। अब मैं इतना कंपनी में डायरेक्टर, मतलब मैंने डायरेक्टर बनने के लिए कंपनी के शेयर्स लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे? ऑब्वियसली लिया होगा। मतलब इतना सारा कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करके रखा है। शार्क टैंक देखते थे? शार्क टैंक में वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे। बहुत सारी कंपनी में दे आर बाइंग 10% ऑल्सो। 10% मतलब आप उस कंपनी के डायरेक्टर बन गए। अभी वो लेंस कार्ट वाला है या वो बोट वाला है, उनका प्रिंसिपल कंपनी तो अलग है ना, जो उन्होंने खुद ने फाउंड किया है, लेकिन उसके अलावा और 25 कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट कर चुका है कि नहीं कर चुका है? दे कैन, एंड आउट ऑफ दैट 25 कंपनी, इन फ्यू कंपनी दे कैन बिकम अ डायरेक्टर आल्सो। उनका काम होगा, दे टेक द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर सो दैट दे हैव अ वोटिंग राइट्स। उनको इंटरेस्ट नहीं है, तुम चलाओ, तुम्हारे पे भरोसा है, क्योंकि मैंने पैसा एक्चुअली प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट नहीं किया, तेरे में इन्वेस्ट किया है, बरोबर है? तेरे पास आइडिया है, तू ये कंपनी को चला सकता है, सो आई इन्वेस्टेड मनी, बट आई टेक द चेयर ऑफ डायरेक्टर। तो कल को डिसीजन मेकिंग में मेरे को कुछ उंगली करने का मैं कर सकता है। मेरे पास प्रैक्टिकल टाइम किधर एक साथ 15 कंपनी में जाने का, बताओ? नहीं जा सकता, बट इन्वेस्टमेंट है ना मेरा भाई, तो लिखना पड़ेगा कि भाई मैं इतनी कंपनी में डायरेक्टर हूं, उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है। आगे चल के आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करके भी आता है इसमें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? अरे एक सिंपल सा आपको एक लॉजिक बताता हूं, वेट। मैं एक रबर इंडस्ट्री का डायरेक्टर है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। मैं एक रबर इंडस्ट्री का डायरेक्टर है। अब रबर इंडस्ट्री को अपना एक फैक्ट्री ओपन करने का है। फैक्ट्री ओपन करने का मतलब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने का है तो आपको कोटेशंस लाने पड़ेंगे। कोटेशन किधर से लाएगा? फ्रॉम सम कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कोटेशन दिया है, मैं उसमें भी डायरेक्टर है। यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, एक साथ 4 कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोटेशन आया है, किधर आया है? रबर इंडस्ट्री में आया है। अब रबर इंडस्ट्री के सब डायरेक्टर मिलकर डिसीजन लेने वाले कि अपने को ऑर्डर किसको देने का। वो डिसीजन मेकिंग में मैं भी एज अ डायरेक्टर बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं? बैठा हूं। आपको नहीं लगता कि मैं चाहूंगा कि वो ऑर्डर उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिलना चाहिए जिसमें मैं डायरेक्टर है? यस और यस? यस। द लॉ सेज ब्लडी इन दैट केस यू कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस मीटिंग लीगली, यू आर नॉट अलाउड। लॉ में प्रोसीजर कितना डिटेल होता है ना, आपको पता नहीं है। अब जब ये डायरेक्टर लोग का मीटिंग होगा ना, उसका भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है दैट ये तारीख को हम लोग ये चीज को डिस्कशन करने के लिए मिलने वाले हैं। मतलब उसमें एजेंडा में लिखा हुआ है टू फाइनलाइज द कोटेशंस। So in that case, as a director, it is my duty to write a letter to the company secretary that please excuse me out of this meeting or out of this agenda. Because otherwise, your decision making will get influenced by my vote. I shouldn't be a part. There is a conflict of interest. IPL में मेरे को बताओ, ये बीच में राजस्थान रॉयल वो सब केस हुआ था, बराबर है? वो मैच फिक्सिंग का केस हुआ राजस्थान रॉयल पे, लेकिन उसी वक्त सीएसके की टीम को भी सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों पता है किसी को? वाई सीएसके वाज सस्पेंडेड फॉर 2 ईयर या 3 ईयर, 2-3 साल के लिए उनको सस्पेंड किया था, राइट? क्यों? बिकॉज नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत जोल चल रहा था, लेकिन ये जब मैच फिक्सिंग का आया ना, तो बाहर की सेपरेट अथॉरिटी को ये काम दिया गया। मिनिस्ट्री ने बोला ये इसको चेक करो, ये बहुत जोल चल रहा है, इसमें कहाँ कहाँ पे गलत हुआ है, मैच फिक्सिंग के अलावा भी कुछ इसमें जोल चल रहा है, तो हमको बताओ। तो जो रिपोर्ट उन्होंने बना के दिया उस कमिटी ने, उसमें बहुत शॉकिंग रिविलेशन हुआ। चेन्नई सुपर किंग का जो ओनर है दैट इज डीएलएफ सीमेंट,
डीएलएफ सीमेंट का जो ओनर है, ही इज द सन इन लॉ ऑफ बीसीसीआई का चेयरमैन शशांक मनोहर। बीसीसीआई का चेयरमैन मतलब आईपीएल का जन्मदाता, बरोबर है। अब बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि कौन कौन फ्रेंचाइज बनेंगे, उसमें एक लाइसेंस किसको मिला है? डीएलएफ सीमेंट को, सीएसके का। तो मतलब आपने जब वो मीटिंग किया था, आप तो अपने जवाई को लाइसेंस दे ही दोगे ना। शशांक मनोहर इज द चेयरमैन और उसके जवाई ने एप्लीकेशन दिया है कि भाई मेरे को सीएसके का फ्रेंचाइज चाहिए, और उसको सैंक्शन करके दे दिया। नहीं कर सकते हैं आप भाई, आपको अथॉरिटी ही नहीं है। शशांक मनोहर गॉट सस्पेंडेड एंड सीएसके आल्सो गॉट सस्पेंडेड फॉर 2 years। ये बात और है, उनको खेलने को आता है, वापस से पुणे वॉरियर्स करके नया टीम बना के प्लेयर लोगों को इधर उधर घुमा डाला वो लोगों ने 2 साल के लिए। वो चलता है क्योंकि वो लीगली किया वो लोगों ने वापस। बट इसका टीम को सस्पेंड किया बिकॉज देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड वो शशांक मनोहर ने डिक्लेयर नहीं किया था कि भाई ये जो डीएलएफ सीमेंट वाला है उसमें मेरे भी शेयर। ही हिमसेल्फ इज वन ऑफ द डायरेक्टर इन दैट कंपनी। ब्लडी, हाउ कैन यू गिव लाइसेंस टू दैट कंपनी वेयर यू योरसेल्फ इज अ डायरेक्टर? योर सन इन लॉ इज द चेयरमैन ऑफ दैट कंपनी। यू कैन नॉट। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यस, जाइए। जिसका आईटी प्रैक्टिकल है कैन लीव। यस, जिसका प्रैक्टिकल है वही जाना है, और जाने के बाद प्रैक्टिकल में ही जाना। नॉनसेंस। चलो क्विकली आगे चलते हैं फटाफट से। ये तो फर्स्ट पॉइंट था, ये इतना जो था ना ये सब डॉक्यूमेंट था, कितने डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं वो अब तक हम लोग वही पढ़ रहे थे, और दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। आप टोटल देखो कितने पॉइंट है इसमें, 7 पॉइंट है। अभी तक हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे थे, अभी बाकी के पॉइंट फटाफट हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट समझा है सबको, कितने सारे डॉक्यूमेंट, क्या क्या डिक्लेरेशन वगैरह 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 होता है फॉर रजिस्ट्रेशन इन कॉर्पोरेशन। सेकेंड वन, इतना सब हो गया, जांच लिया, परख लिया, उसके बाद इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया भाई। ये सब जांचेगा, परखेगा, कंपनी रजिस्ट्रार को सब चीज का सेटिस्फैक्शन हो गया, चेक वेरीफाई हो गया, देन कंपनी रजिस्ट्रार इश्यू अ सर्टिफिकेट। दैट मीन्स योर कंपनी गेट रजिस्टर्ड। So that is registrar on the basis of document and information filed shall register all the documents and information in the register and issue a certificate of incorporation in the prescribed form। उसका भी एक specific format है, उसी type के certificate मिलते हैं सबको। To the effect that the proposed company is incorporated under this act, that is to certify कि yes ये company हमारे यहाँ पे registered हो चुकी है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है आपको CIN नंबर मिलता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से। आपको एक अलग कंपनी का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिस तरह से आपका आधार कार्ड नंबर है ना भाई, हर एक सिटीजन का एक अलग नंबर है, उस तरह से इंडिया में जितनी कंपनी है ना उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में नाम के साथ नहीं नंबर के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। सो एक अलग से नंबर आपको अलॉट किया जाएगा। सो ऑन and from the date mentioned in the certificate of incorporation, the registrar shall allot to the company a corporate identity number which shall be distinct identity for the company and which shall also included in the certificate। आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि आने वाले सालों में अब जब कभी भी कंपनी को कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, करस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन कुछ भी करना है कंपनी रजिस्ट्रार के साथ, दे विल हैव टू मेंशन दिस CIN नंबर कंपल्सरीली। कंपनी का नाम लिखो नहीं लिखो, CIN नंबर तो लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस द कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन एज ओरिजिनली फाइल्ड टिल इट्स डिसोल्यूशन अंडर दिस एक्ट। और जब तक कंपनी जिंदा है ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में
स्टोर करके रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन, furnishing of false or incorrect information or suppression of material fact at the time of incorporation, that is at the time of incorporation। अभी मैंने बोला ना furnishing wrong details, मैंने कुछ चीज गलत बताया या तो कोई चीज छुपाया, दोनों ही गलत है। कभी जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तभी, राइट मतलब रजिस्ट्रार उन सब चीजों को चेक एंड वेरीफाई कर रहा ना, उसके चेक वेरीफाई करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देने से पहले ही उनको वो चीज ध्यान में आ गया कि भाई ये आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया है, तो क्या हो सकता है? If any person furnishes any false or incorrect particulars of any information or suppresses any material information, suppresses मतलब छुपाना, any material information of which he is aware, अरे तू भी आया है, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आराम से बेटा, है मिस्त्री लोग है, खोलो बेटा, करो करो मदद करो, करो करो मदद कर, खुल गया, वेरी गुड। मस्त आइटम लोग हैं अपने बैच में, सच्ची कसम से कुछ भी बोलो कुछ असर ही नहीं है ये लोग को। ये गांव के पीछे छुप के बैठा है, उसको पीसी के पीछे, मतलब वी डोंट वांट टू फेस मी ओनली। अभी तो मेरे को पता चला कि आया भी है। अरे कोई बात नहीं बेटा, आराम से सो जा तू, ऐसे भी यू आर एज गुड एज नॉट एग्जिस्टिंग फॉर मी इन दिस बैच टुडे। अरे मैं कुछ बोला क्या तेरे को? ठंडी से बचने के लिए वही एक जगह है पूरे क्लास में, देख तेरे को ठंडी लगता है इधर कभी कभी, अभी नहीं लग रहा है ना? हाँ उसको नहीं लग रहा है। अरे तो जा, ये बोल रहा हूं तेरे को, कैसा है रे? लेक्चर के एंड में तो डिस्कवरी होता है कि कोई आया भी है, एंड थैंक्स टू द मिस्त्री। मतलब तेरे को ये पॉइंट काम का नहीं है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया तो उसके लिए क्या कांड हो जाएगा, तू उसका चेन रिपेयर करने में लगा हुआ है। एंड इफ इट इज दैट इज फॉर सम 1 or 2 or 5-10 सेकंड, आई कैन अंडरस्टैंड। फ्रॉम लास्ट मिनट और 2 ही इज वर्किंग ऑन इट, हार्ड वर्क चालू है उसका। हाँ लॉक खुल गया ना? आता है यहाँ पे सब लॉयर चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले से बने पड़े हैं विदाउट सर्टिफिकेट। ईश्वर, ठीक है। सो इफ any person furnishes any false or incorrect particulars of any information or surpasses any material information, suppresses any material information of which he is aware in any of the document filed with the registrar in relation to the registration of a company, लाइन ए की काम का है, he shall be liable for action for fraud under section 447। अब फॉर्चुनेट पार्ट आपके लिए ये है कि सेक्शन 447 क्या है वो इसमें नहीं लिखा है, दैट्स अ क्रिमिनल एक्ट, राइट। वो सेक्शन 447 में दिया हुआ है, तो उसमें उसको क्या क्या सज़ा होगी उसके हिसाब से उसका कांड होगा। अगर उसने कोई भी चीज़ छुपाया है जानबूझ के, या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया है जानबूझ के, जबकि वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जानता था, लेकिन फिर भी उसने वो गलत इन्फॉर्मेशन दिया या सच्चा वाला चीज छुपाया, तो सेक्शन 447 के हिसाब से उसके साथ कार्रवाई की जाएगी, उतना लिखा है। एंड ऑलमोस्ट यस सर, वो तो कोर्ट में ही प्रूव होगा ना। अब आज मैं कंपनी रजिस्ट्रार है,
I am a company registrar. You have filed for the company's document. Now while going through document मुझे पता चला कि ये आप लोगों ने गलत किया है. अभी मैं आपको अभी आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो होगा ही नहीं, लेकिन अभी कंपनी रजिस्ट्रार आपके ऊपर लीगल नोटिस भेजेगा कि भाई आपने हमारे साथ यानी कि भारत सरकार के साथ फ्रॉड करने का कोशिश किया. अब वो कोर्ट में केस चलेगा. अब कोर्ट में प्रूव करना तो कि मेरे को क्या मालूम. लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर चार्ज लगा रहा है तो गवर्नमेंट के पास तो प्रूफ है ना कि आपने गलत दिया है, जानबूझ के करेगा. 6 पॉइंट इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन. चेक. अभी फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पता चला. कुछ एक चीज रजिस्ट्रेशन के बाद पता चलती है. रजिस्ट्रेशन के सामने कुछ सामने नहीं आया, सब कुछ सही लगा, सर्टिफिकेट दे दिया. उसके बाद ये इंफॉर्मेशन बाहर आया कि भाई ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट गलत दिए गए थे. तो उसके लिए क्या कार्रवाई है? सेम कार्रवाई वापस उसके लिए भी सेक्शन 447 में लिखा है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी. सेम है पूरा सेंटेंस, बड़ा बड़ा वही लिखा है. दैट कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड by furnishing any false or incorrect information and representation or by suppressing any material fact, that is post incorporation. अगेन पूरा सेंटेंस वही का वही लिखा है, लास्ट में लाइन खाली इतना ही है. दैट the persons named as the first director of the company and the persons making declarations under this section shall be liable for the action for fraud under section 447. किसको जिम्मेदार माना जाएगा? the persons named as the first director and the persons making declaration under this. तो जो फर्स्ट डायरेक्टर का नाम लिखा है वो, और जिन लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन दिया है वो, उनके ऊपर फ्रॉड की कार्रवाई की जाएगी एज पर सेक्शन 447. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7 पॉइंट, ये बहुत डेंजरस है. ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल. लॉ में एक वर्ड आएगा आपको NCLT करके. NCLT, the full form is National Company Law Tribunal. ईश्वर पंत भाई, फुल फॉर्म क्या है NCLT का? NCLT फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. इसका क्या मतलब है ये पहले समझ लो. कंज्यूमर कोर्ट का नाम सुना है हम लोगों ने? चैप्टर भी पढ़ा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन. उसमें आता था डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, सब आता था. मतलब ये सब मिलके कॉमन वर्ड है कॉल्ड एज कंज्यूमर कोर्ट. yes or yes? मतलब any case related to consumers complaint will go into a normal court or a special court. That name is what? Consumer court. उसी तरह से कंपनी रिलेटेड कोई भी केस होगा, कंपनी एक्ट ने ऑलरेडी एक्ट के अंदर एक अलग से कोर्ट बना के रखा है कॉल्ड एज NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट. वहीं पे ये केस जाएगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता. ये NCLT के पास पावर है कंपनी के रिलेटेड ऑल केसेस का जजमेंट लाने के लिए, केस चलाने के लिए. एंड क्या पावर है ये देखो इसमें. ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, where a company has been got incorporated by furnishing false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any of the document or declaration filed or made for incorporating such company or by any fraudulent action, the tribunal may, on an application made to it, on being satisfied that the situation so warrant, किसी ने भी इस चीज के बारे में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कंप्लेंट कर दिया और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को जांचने परखने के बाद उनको इस चीज से सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ ये इसका कंप्लेंट सही है, देन व्हाट कैन हैपन? वेरी फर्स्ट इज द डेंजरस लाइन. वेरी फर्स्ट, दिस वन.
पास सच ऑर्डर एज इट में थिंक फिट, द मोस्ट डेंजरस लाइन। मतलब कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को सब पावर है, उसकी जो बैंड बजाने का बजा, उसका कोई कानून नहीं है, उसको जो ठीक लगे, एज मे दे थिंक फिट, जो एप्रोप्रिएट उस जज को लगेगा वो कर सकता है, उसके साथ छोड़ भी सकता है, वार्निंग भी दे सकता है, मामूली पेनल्टी भी मार सकता है, हैवी पेनल्टी भी मार सकता है, जेल में भी डाल सकता है, पेनल्टी प्लस जेल भी हो सकता है, कंपनी बंद भी करवा सकता है। ऑल पॉसिबिलिटीज आर ओपन। इसके लिए फर्स्ट लाइन में लिख दिया है, एज दे मे थिंक फिट, एज दे मे थिंक फिट, एज दे मे थिंक फिट। और पूछने का है, एज दे मे थिंक फिट। अरे चैलेंज तो अपन वो अजमल कसाब को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी का सजा दे दिया, उसको भी चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी चैलेंज किया जाता है। देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड एज रिव्यू पिटीशन। अयोध्या का जो लैंड था उधर 1988 से केस चल रहा था, 2019 में फैसला आया 31 साल के बाद, 31 ईयर तक केस चला, उसके बाद फैसला आया कि नहीं भाई इधर मस्जिद नहीं बनेगा, इधर मंदिर बनेगा। मतलब सोचो 31 साल में कितना सारा जांच पड़ताल हुआ रहेगा। 32,000 पेज का तो केस बना था उसका, 32,000 पेज इसका केस। उसका जांच परखने के बाद एक पूरा पैनल था, जज का पूरा एक बेंच था, 5 जज की बेंच ने मिलकर उसका फैसला लिया। उसके बाद भी उसका रिव्यू पिटीशन के लिए वो गया कि ये जो 5 जज है ना ये बराबर नहीं है, दूसरा 5 जज को दो। एंड इट हैपेंस, लॉ में प्रोसीजर है, रिव्यू पिटीशन होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को प्लीज आप रिव्यू करो फिर से कि इनका जज का फैसला बराबर है कि नहीं है। चैलेंज तो फैसले को भी किया जाता है, ये तो लॉ ट्रिब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है। तो सो पास सच ऑर्डर्स एज इट मे थिंक फिट फॉर रेगुलेशंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस। मतलब क्या क्या कर सकते हो इनको, एक तो चेंज करवा सकते हैं, चेंजेस इफ एनी in its memorandum and articles in public interest or in the interest of the company as its members and creditors। उनको लगेगा कि नहीं ये मेमोरेंडम ही गलत है आपका, ये आर्टिकल में ये चेंज करो, मेमोरेंडम में चेंज करो, मैनेजमेंट में चेंज करो, ये डायरेक्टर को निकालो, ये करो, जो करना पड़ेगा दे विल डू। सेकंड दिया है, और डायरेक्ट दैट लायबिलिटी ऑफ द मेंबर शेल बी अनलिमिटेड। ये देखो कितना लंबा चौड़ा वार्ड लग गया आपका। आपका कंपनी था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, नहीं, अभी कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला हो गया। आज से जाओ मरो, सब लोग मरो। इतना पावर है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। ऑब्वियसली वो लोग भी अक्ल रखता है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दे हैव पावर टू डू सो, दे विल डू लॉजिकली, ऑब्वियसली लीगली, किसी को जबरदस्ती सजा नहीं करेगा, बट उनको लग रहा है कि सब लोग जिम्मेदार है। दे में चेंज द स्टेटस ऑफ द कंपनी फ्रॉम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स टू अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। कंपनी को डीलिस्टेड करो, ये कंपनी चाहिए नहीं, कंपनी बंद, आज से खत्म, आउट। पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी बंद करो, वाइंड अप। पास सच अदर ऑर्डर एज इट में डीम्ड फिट। और इसके अलावा भी ये जो ऊपर 5 चीजें लिखे, उसके अलावा भी उनको कुछ लगे तो भी वो लोग कर सकते हैं। द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज दी डेंजरस। एक बार एक कंप्लेंट आपने कंपनी ओपन किया और एनसीएलटी में आपका केस गया ना, आपके लग गई बरोबर की। आपको ये मालूम होना चाहिए, आपने डिविडेंड डिक्लेयर करने का था, डिविडेंड का रूल है, वंस यू डिक्लेयर विद इन 30 डेज इट शुड बी पेड इनटू द अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर। 30 दिन में पैसा नहीं मिला ना, एक शेयर होल्डर ने खाली सेबी में कंप्लेंट कर दिया, एनसीएलटी में कंप्लेंट कर दिया ना, लग जाएगी आपकी। डिविडेंड आपने टाइम पे नहीं, डिविडेंड कितना था, 18 रुपए का डिविडेंड था, लगाओ नंबर तुम्हारा अभी। यू कैन नॉट प्ले विद द मनी ऑफ द इन्वेस्टर्स।
पैसा उसको टाइम पे नहीं मिला, तेरे को जवाब देने के लिए आना पड़ेगा। 18 रुपया इज नॉट इंपॉर्टेंट, योर डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट ऑफ 18 रुपीज इज द केस, इट इज द कंसर्न। व्हाई ही इज नॉट बीइंग पेड? और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के रूल्स बहुत बेकार होते हैं, बहुत बेकार। बायजूस की किस में लग गई? एनसीएलटी में लग गई बायजूस, बायजूस उसमें फंस गया, एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया, नहीं कर सकता तो बंद करो। प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, हाँ ये ऑर्डर करने से पहले कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या क्या कर लेगा वो समझ लो। द कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर, कंपनी का भी बात सुना जाएगा, आपको पूरा पूरा मौका मिलेगा आपकी सफाई देने का। And the tribunal shall take into consideration the transaction entered into by the company, और कंपनी ये भी देखेगा कि कंपनी का भी recent transactions कौन से हुए हैं। कंपनी ने कोई बड़ा लायबिलिटी कर लिया जिसकी वजह से आम शेयर होल्डर मर जाएगा, तो फैसला लेने से पहले इन चीजों को ध्यान में रखेगा। इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशंस इफ एनी कॉन्ट्रैक्टेड और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी। सो ये सब चीज ध्यान में रखा जाएगा, राइट। एंड वेरी लास्ट पैराग्राफ, ये इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये एक पैराग्राफ, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज ब्रैकेट में लिखा है स्पाइस, इसका फुल फॉर्म है, किसका फुल फॉर्म है? सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ये बहुत अच्छा चीज हुआ है, 2014 के बाद हुआ है। After this, BJP, Narendra Modi government came into the power. They wanted to speed up the things. मैंने बोला ना लीगल प्रोसीजर कम से कम 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 2 साल, 3 साल इतना सब लग जाता है। अब उसको पूरा मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहा। बोलता है अभी आपको कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में आने का जरूरत ही नहीं है। ऑल डॉक्यूमेंट आप उसके सॉफ्ट कॉपीज बना के रखो, पीडीएफ कन्वर्ट करके रखो। गवर्नमेंट का एक पोर्टल है स्पाइस करके, आपको नया कंपनी ओपन करने का है, उस पर आप जाइए और ये सारा इंफॉर्मेशन उस पोर्टल पे डाल दो, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लो, वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देंगे। वो अपने आप सब चीज को जांचे, पूरा कंप्यूटराइज करे, डिजिटल कर दिया पूरा। सो वर्क इज वेरी फास्ट नाउ, वेरी फास्ट। प्रोवाइडेड यू शुड बी रेडी विथ ऑल डॉक्यूमेंट। आप जब उस पर जाओगे आपको एक लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अभी 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन के लिए आपको पता है, आपको कॉलेज का एडमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल था, उसमें भी आपको आपका फोटो, मार्कशीट वगैरह सब अपलोड करने का था। उसका फाइल साइज कैन नॉट बी मोर देन 1 MB और 10 MB समथिंग कुछ था, उसके हिसाब से करना पड़ता है सब कुछ। बट इट शुड बी रेडी, वंस इट इज रेडी आपका काम हो जाता है। जब हम लोग कॉलेज में थे तो ये सब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो बहुत पागल की तरह हम लोग सब, रिजल्ट आया तो सब कॉलेज में घूमने को जाना पड़ता था, किधर एडमिशन मिल रहा है। एक साथ 5-5 कॉलेज में, एक में पप्पा लाइन में खड़े, एक में मम्मी लाइन में खड़े, एक में मैं लाइन में खड़ा हूं, सब जगह पे 200, 300, 500, 1000 लोग लाइन में खड़े हैं, पेरेंट्स, स्टूडेंट सब लोग लाइन में खड़े हैं। पता चला उधर जाके, वो भी विंडो पे जाके पता चलेगा इधर का कट ऑफ क्या है। वो लोग नॉनसेंस बोर्ड पे लगाते भी नहीं है कट ऑफ क्या है इधर का। अपने को प्रीवियस ईयर स्टूडेंट से पता चल गया तो ठीक है। कॉलेज इज नॉट इन्फॉर्मिंग। कॉलेज को क्या चाहिए, आप आओ, एक फॉर्म लेने का विंडो है, फॉर्म 25 रुपए में बेचता है, एडमिशन सीट 200 है, 4000 फॉर्म तो इश्यू कर दिया है, सबसे 25-25 रुपया लिया है। ये उनको मजा आता था एडमिशन के टाइम पे, कमाने को मिल रहा है ना। सब कॉलेज इतना हे वायर सिस्टम था। अभी एटलीस्ट ऑनलाइन तो क्या, ऑनलाइन के ब्लंडर अलग है, वो अलग बात है, बट एटलीस्ट वो भागदौड़ तो कम हो गया सबका। अभी घर में बैठे बैठे लैपटॉप ओपन करके अपन कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद भी वही होने वाला है आपके साथ। यूनिवर्सिटी के लिए आपको वापस वही सेम प्रोसेस आएगा, वापस ऑनलाइन एडमिशन। सो इट इज दैट, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, रजिस्ट्रेशन करने का, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव फॉर द ईज ऑफ बिजनेस एंड इन अ स्टेप टुवर्ड्स easy setting up of business. Ministry of Corporate Affairs has simplified the process of filing of forms for incorporation of a company through
सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली. बस इतना सही एक इंफॉर्मेशन. ओके, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.